हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेघा एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन पे कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाया बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो यही सिंगल वीडियो ही तुम्हारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी है। ओनली इस वीडियो से तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आपको अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर से तुम्हारे लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, फिर भी स्टूडेंट फ्रेंडली, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन की सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो तुम्हारे DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। Comment on the theme of the poem My Grandmother's House by Kamala Das. What is the significance of the poem Introduction by Kamala Das? बेसिकली कमला दास की एक पोएम है, उसके बारे में बात करना है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। चलो, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। उसके बाद एक बार PDF रीड कर लेना है, उसके बाद आप आराम से अच्छे खासे स्कोर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश है, इजी है, ठीक है। कुछ आपको चीज़ें फैक्ट्स वगैरह याद रखनी है, दैट्स ऑल। कमला दास क्या कहते हैं, इंडियन इंग्लिश वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वन ऑफ द बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट रही हैं और उनके बहुत ही एक्सेप्शनल राइटिंग के लिए जानी जाती हैं। उनके पोइट्री में बेसिकली आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशंस, आइडेंटिटी, लव, लोनलीनेस एंड द सर्च फॉर फ्रीडम, ये सारे जो मैटर्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इमोशंस, आइडेंटिटी, लव, लोनलीनेस एंड द सर्च फॉर फ्रीडम, इन सारी टॉपिक्स पे ही इनकी पोइट्री होती है मोस्टली, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो मतलब ये जो उनकी पोइट्री रही है, वो क्या कहते हैं, उनके जो चाइल्डहुड होम था, उनके जो बचपन का घर था ना, उसका नॉस्टैल्जिया, उसकी जो यादें हैं ना, बेसिकली वही एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। और उनकी जो ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी या फिर नानी जो भी थी, जो उनकी दादी थी, उनका जो अनकंडीशनल लव था ना उस घर में, और जो उन्होंने बचपन वहाँ पे बिताया है, तो इस पूरे पोएम में वो बेसिकली उसी प्यार और उसी एहसास को जो है ना एक्सप्रेस करा है उन्होंने इस पोएम में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में एक जो दूसरा यहाँ पे दूसरी पोएम है इंट्रोडक्शन, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने जैसे कि आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, विमेंस फ्रीडम इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को इंट्रोडक्शन में एक्सप्लोर किया है, ठीक है। दोनों ही पोएम जो है वो क्या कहते हैं, जो पोएट हैं हमारी कमला दास, उनके इमोशनल स्ट्रगल और उनका जो डिज़ायर था लव, एक्सेप्टेंस और इंडिविजुअलिटी का, उसको बेसिकली दर्शाता है, ठीक है। अब मेन बॉडी में आते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में यही लिख लेना है क्या क्या समझे। बेसिकली माई ग्रैंड मदर्स हाउस में बेसिकली जो हमारा बचपन का घर होता है, उसमें जो हमें अपनी दादी माँ से जो प्यार मिलता है, जो केयर मिलती है, उसको बेसिकली उन्होंने एक्सप्रेस किया। फिर इंट्रोडक्शन में सेल्फ एक्सप्रेशन, विमेंस फ्रीडम,
आइडेंटिटी, इन सारे थीम्स को एक्सप्लोर किया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पोइट के इमोशनल स्ट्रगल और उनका जो डिज़ायर था लव, एक्सेप्टेंस और इंडिविजुअलिटी का, उसको दर्शाता है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब थीम क्या था, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का थीम क्या था समझते हैं। थीम हमने ऑलरेडी देख लिया, नॉस्टैल्जिया एंड चाइल्ड नॉस्टैल्जिया और उनके चाइल्डहुड मेमोरीज़ का है। ठीक है, तो फर्स्ट में नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड मेमोरीज़ है। पोएम जो है, जो भी पोएट है ना, उस मतलब जो कमला दास हैं, उनके चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ है ना, उससे भरी हुई है ये पोएम। ठीक है, उसके बाद उनका जो ग्रैंड मदर हाउस है वो क्या कहते हैं, बेसिकली इसमें वार्मथ, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है। और जो पोएम है वो क्या कहते हैं, उस टाइम पे पोएट है कमला दास है, उनको जो वहाँ पे लव और अफेक्शन, प्यार मिलता था, वो उसको याद करती हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो वो वहाँ पे उनको प्यार मिलता था, तो वो बहुत उनके लिए, मतलब प्यार एक होता है कि वार्मथ वाली फीलिंग होती है, तो एक वार्म फीलिंग होती है ना, तो जो वार्मथ मिलता था। फिर ग्रैंड मदर्स, जब आप बच्चे होते हैं तो आप कितना सिक्योर और हैप्पी रहते हैं, बिकॉज आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना आपको अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी है, ना कुछ है, खाना पीना और खेलना है। तो जो ग्रैंड मदर्स हाउस है ना, जब हम जाते हैं अपने दादी के घर या नानी के घर जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे हम एकदम चिल्ड रहते हैं, कोई हमें लेना देना नहीं है, कुछ चीज़ों से लेना देना नहीं है, एकदम रिलैक्स, टेंशन फ्री। तो वो जो मतलब उस टाइम हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, खुश महसूस करते हैं। और क्या कहते हैं, और हमें नानी या फिर दादी का घर होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, बहुत अफेक्शन मिलता है। तो बेसिकली अब जब आप एज एन अडल्ट जब आप इस चीज़ को याद कर रहे हो, तो वो एक नॉस्टैल्जिया हुआ ना, तो और वो चाइल्डहुड मेमोरी हुई आपकी। तो वही यहाँ पे जो थीम है उसमें सबसे पहले नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड मेमोरीज़ देखने को मिलता है, जिसमें पोइट जो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं। फिर वहाँ जो उनका ग्रैंड मदर हाउस है, वो क्या सिम्बोलाइज़ करता है, वार्म, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। और जो पोएट है वो उनको वहाँ पे कितना लव एंड अफेक्शन मिलता था वो याद करती है। ठीक है, लव एंड इमोशनल सिक्योरिटी। जो ग्रैंड मदर है वो अनकंडीशनल लव रिप्रेजेंट करती है। और जो उनके ग्रैंड मदर की जब डेथ हो गई, तो जो पोएट थी उनको बहुत ज़्यादा लोनली और इमोशनली डिप्राइव्ड फील होने लगा था। ठीक है, उनको बहुत अकेलापन महसूस होता था और वो इमोशनली डिप्राइव्ड फील करती थी। यही था हाउस जो है वो क्या कहते हैं। अब उसके बाद जो हाउस है वो क्या कहते हैं, अब देखो ग्रैंड मदर के डेथ के बाद जो हाउस है वो सिंबल ऑफ लॉस्ट लव एंड प्रोटेक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ लिखना है। ठीक है, अभी पहले नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड मेमोरीज़ देखी हमने, सेकेंड में हमने लव एंड इमोशनल सिक्योरिटी देखा, थर्ड में हम लोनलीनेस और एलिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, एलिनेशन की। तो जो पोएट है वो अपने क्या कहते हैं, चाइल्डहुड को पोएट कॉन्ट्रास्ट हर हैप्पी चाइल्डहुड विथ हर अनहैप्पी प्रेजेंट सेल्फ। अच्छा, बेसिकली इस पोएम में है ना कि क्या कहते हैं, पोएट क्या कर रही होती है कि जब वो बचपन में कितनी खुश हुआ करती थी और अभी जो उनकी प्रेजेंट लाइफ है वो उससे कितनी नाखुश है, दोनों को कंपेयर करना जो होता है ना, वही बैठ के कर रही हैं। ठीक है, उनको आइसोलेटेड और इमोशनली एम्पटी फील होता है, अभी उनके प्रेजेंट लाइफ में उनको आइसोलेटेड और इमोशनली वो एम्पटी फील करती हैं। और जो जेन्युइन लव का जो जेन्युइन लव था ना, वो दादी माँ के साथ चला गया। तो एक होता है ना उसका एब्सेंस एक लोनलीनेस की फीलिंग को जगा देता है अंदर में, तो वो फील कर रही हैं। तो लोनलीनेस और एलियनेशन मीन्स कि क्या कहते हैं, एक एलियनेशन मीन्स होता है ना कि एक आइसोलेशन या फिर डिटैचमेंट वाली जो फीलिंग होती है ना, उसी को एलियनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे लोनलीनेस और एलियनेशन फील हो रहा है अपनी दादी माँ के डेथ के बाद। ठीक है, अभी देखो कहाँ से शुरू हुई थी, मेमोरीज़ याद करते करते फिर दादी माँ की डेथ हो गई, तो उनका घर अब कैसा फ़ील होता है, उनके जाने के बाद कैसा फ़ील होता है, से फिर क्या कहते हैं उनके जाने के साथ फिर वो बैठ के अपने हैप्पी चाइल्डहुड को कंपेयर करती है अभी की अपनी अनहैप्पी प्रेजेंट लाइफ से। उसके बाद कैसे उनको आइसोलेटेड और इमोशनली एम्पटी फील होता है, और क्या कहते हैं जेन्युइन लव के एब्सेंस के कारण उनको एक लोनलीनेस फील होता है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं।
लॉस एंड सेपरेशन। तो ग्रैंड मदर का जो डेथ हुआ ना, वो बेसिकली दैट मार्क द एंड ऑफ अ जॉयफुल फेज ऑफ लाइफ। दादी माँ उनकी जो थी, उनके जाने के साथ उनका जो एक जॉयफुल फेज था ना, जो खुशहाल बड़ा जीवन था, वो भी उनके साथ साथ चला गया, वो कहती हैं, ठीक है। द डेजर्टेड हाउस सिम्बलाइजेज, उनके बिना हाउस को वो डेजर्टेड बोल रही हैं, उनके बिना वो हाउस को डेजर्टेड बोल रही हैं। डेजर्ट कैसा होता है? सूखा होता है, खारा होता है, ना वहाँ पानी होती है, ना वहाँ लाइफ होता है। तो बेसिकली उनके जाने के बाद, दादी माँ के जाने के बाद वो घर एकदम वैसा ही हो गया, इमोशनलेस हो गया, ठीक है। उनको इमोशनल लॉस और सेपरेशन, वो हाउस जो है डेजर्टेड हाउस, वो इमोशनल लॉस और सेपरेशन के भाव को दिखाता है। फिर सर्च फॉर लव, जो पोएट लॉन्ग्स टू रिटर्न टू द पास्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ह्यूमन इमोशंस के ना अलग अलग स्टेजेस है बेसिकली। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे, है ना। अलग अलग स्टेजेस है, ग्रीफ का अलग अलग स्टेजेस है। पोएट जो है वो उनका जो वो पहले जो प्यार और एक्सेप्टेंस फील करती थी, वो फिर से मतलब जो पास्ट में फील करती थी, उससे उनको जो अटैचमेंट है, वो फीलिंग उनको फिर से चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और वही मैंने कहा कि द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर फॉर अफेक्शन एंड बिलोंगिंग। ऐसा नहीं है, हम सब भी ऐसा ही फील करते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है हमारे जीवन में, वो क्या कहते हैं, उसके एब्सेंस में हमें भी ऐसा ही महसूस होता है। तो यही बात हो रही थी, ठीक है। सिम्बॉल्स एंड इमेजरी इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देखो, अब सिम्बल्स वगैरह के बारे में समझेंगे क्या है। द हाउस एज अ सिम्बॉल, जो ग्रैंड मदर का हाउस है, जो उनकी दादी माँ का घर था, वो क्या सिम्बोलाइज करता है? लव, कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड चाइल्डहुड इनोसेंस। और उसके बाद इट रिप्रेजेंट अ लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। उनके जाने के बाद अब वहाँ पे कोई नहीं है, तो उनके जाने के बाद अब के समय में, अभी के कंपैरिजन में, जब वो प्रेजेंट में बैठ के देखती है, तो वो एक जो मतलब खुशियाँ कहीं खो गई हों, किसी उस जगह पे से चली गई हों, खो गई हों, कुछ ऐसा अब रिप्रेजेंट करता है। डार्कनेस क्या सिम्बलाइज करता है? लोनलीनेस, ग्रीफ, इमोशनल एम्प्टीनेस। ग्रैंड मदर के डेथ के बाद ये सारी चीज़ें, कोई आपका जो आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, उसके डेथ के बाद आपको क्या फ़ील होता है? उसके एब्सेंस के कारण आपको लोनलीनेस फील होता है, ग्रीफ फील होता है, फिर इमोशनल एम्प्टीनेस फील होता है। वही पोएट को भी फील हो रहा है। द साइलेंट हाउस, द साइलेंट एंड डिजर्टेड हाउस रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स इनर सैडनेस। जो उसमें जो साइलेंट और डिजर्टेड हाउस जो वो दर्शा रहे हैं ना, वो बेसिकली पोएट के जो अंदर जो वो दुख भरा हुआ है ना, जो आइसोलेशन है, वो दर्शाता है बेसिकली। क्योंकि डिज़र्ट आप देखते हो कितना आइसोलेटेड, सूखा रहता है, लाइफलेस रहता है, वहाँ पे कोई प्लांट, मतलब ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उतना लाइफ नहीं होता है ना वहाँ पे, तो वही दर्शाता है। इमेजरी, कमला दास यूजेस विविड इमेज ऑफ द ओल्ड हाउस। वो पुराना घर, डार्कनेस, इन सब मेमोरीज, इन सबको क्या कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल किस लिए करती हैं? एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। ये इमेजेस रीडर को किस चीज़ में मदद करते हैं? पोइट के पेन और लॉन्गिंग को समझने में। नॉस्टैल्जिया इन द पोएम, नॉस्टैल्जिया जो है वो सेंट्रल इमोशन है इस पोएम का, ठीक है, याद रखना आप। पोएम जो है वो पास्ट को बहुत ही डीप अफेक्शन के साथ याद कर, पोएट अपने पूरे पास्ट को बहुत ही डीप अफेक्शन के साथ याद कर रही हैं। और पास्ट, और उसके बाद जो पास्ट में जो हैप्पीनेस थी और प्रेजेंट में लोनलीनेस है, उनमें जो उन्होंने कॉन्ट्रास्ट बताया है ना, उससे और ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट इंटेंसीफाई हो जाता है, ठीक है। पोएम जो है कैसे दिखाता है कि कैसे मेमोरीज़ जो है वो एक पर्सन की आइडेंटिटी और इमोशन को शेप करता है समय के साथ, ठीक है। कैसे एक मेमोरी के कारण एक पर्सन की आइडेंटिटी और इमोशन शिफ्ट होती है, ये दर्शाता है। थीम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोडक्शन का थीम और सिग्निफिकेंस समझते हैं। अभी हमने इसका देख लिया, थीम समझ लिया माई ग्रैंड मदर्स हाउस का, ठीक है। उसके बाद सिंबल एंड इमेजरी समझ लिए। अब क्या कहते हैं, इसका देखते, थीम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोडक्शन का देखते हैं। असर्शन ऑफ आइडेंटिटी, ये पोएम जो है ना वो एक मतलब पोएट्स की इंडिविजुअलिटी है ना, बेसिकली उसको दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है।
जो उनकी मतलब जो रीजनिंग चल रहा है उनके मन में अपनी आइडेंटिटी को लेके, ठीक है, जो पर्सन का जो पोएट का जो कैरेक्टर है, ये पोएम जो है वो पोएट के कैरेक्टर का डिक्लेरेशन है, ठीक है। कमला दास जो है वो जो भी सोशल एक्सपेक्टेशन है एक फ़ीमेल से, जो सोशल एक्सपेक्टेशन होता है वो उसमें बंध के नहीं रहना चाहती हैं, वो उसको रिफ्यूज़ करती हैं, वो उसमें बंध के नहीं रहना चाहती हैं, वो उससे अलग रहना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो अपने फीलिंग, डिज़ायर और एक्सपीरियंसेस को बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस करती हैं। और जो पोएम है ना, वो जो मतलब जो महिलाओं को जो राइट मिला है ना अपने खुद के लिए वो बोल सकती हैं, उसको वो सेलिब्रेट करता है, इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करता है वो पोएम, ठीक है। फिर फेमिनिज़म एंड वुमेन राइट्स, जो पोएट है वो पेट्रियार्कल नॉर्म को चैलेंज करती हैं और जो भी रिस्ट्रिक्शन वुमेन्स पे सोसाइटी ने लगाई है उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं अपने पोएम में। सर्च फॉर सेल्फ, पोएम उनको अपनी ट्रू आइडेंटिटी ढूंढने में, क्या होता है कि एक इंसान होता है ना, उसको बहुत कुछ पसंद आता है, बहुत कुछ नहीं अच्छा लगता है और इतनी सारी चीज़ों में ना वो कंफ्यूज रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्या एक्चुअली में चाहिए उसको, क्या पसंद है क्या नहीं है। तो वो जो डिस्कवरी होती है और उसमें जो स्ट्रगल होता है ना वो दिखाता है ये पोएम, वही ये पोएम दर्शाता है, ठीक है। अपनी ट्रू आइडेंटिटी ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है उसी स्ट्रगल को ये दिखाता है। वो क्या कहते हैं, दूसरे जो कोई भी लेबल लगा देते हैं या फिर जो भी मतलब दूसरों के लेबल्स को रिजेक्ट करती है और वो अपना जो भी अपने वॉइस को असर्ट करती हैं, ठीक है। मतलब किसी और का नहीं सुनना है, उनको जो कहना है वो अपना कहेंगी, ठीक है। वो अपना बिलीफ मतलब किसी और का ना सुनेंगी ना किसी और के बिलीफ, अगर वो उनके बिलीफ और उनके आइडेंटिटी या फिर उनके जो भी उनका पर्सपेक्टिव है उससे मैच करता है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ भाई उसका सुन लिया वही कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी हैज़ हर ओन वॉइस एंड वो उसको क्या कहते हैं बेसिकली बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको बाहर बोलती हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं, ऑल्दो बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस द पोएम स्पीक्स फॉर मेनी वुमेन हु फेसेस सिमिलर स्ट्रगल। अपने उनका जो अभी एज अ वुमेन उनका अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, एज अ वुमेन कितने स्ट्रगल हुआ करते थे उस टाइम पे, आप तब सोचो और कितने ज़्यादा स्ट्रगल हुआ करते थे। तो क्या कहते हैं मतलब कि वो उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे ना, जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किए थे एज अ विमेन, तो वो अपने पोएम के माध्यम से उन स्ट्रगल्स के बारे में बताती हैं, बोलने का कोशिश करती हैं, रिप्रेजेंट करने का कोशिश करती हैं। तो ये क्या हाईलाइट करता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है पोएम का, इंट्रोडक्शन जो है वो फेमिनिस्ट पोएम की तरह देखा जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। विमेन के इमोशन और एस्पिरेशन को आवाज़ देता है, बेसिकली मोटिवेशन की तरह है ये पोएम। एक होता है ना, सॉरी मोटिवेशन की तरह नहीं है, कि जैसे कि अभी देखो वो विमेन के इमोशन और एस्पिरेशन को बताता है, ठीक है, पूरे दुनिया को, तो वो उसको आवाज़ ही मतलब वो उसको वॉइस ही तो दे रहा है, क्योंकि वो पोएम के माध्यम से वो पोएम बता रहा है कि विमेन एक्चुअली में क्या स्ट्रगल फेस करती हैं, क्या इमोशंस फेस करती हैं, क्या चीज़ उन्हें झेलना पड़ता है, फिर उनको अपने लिए वो क्या उनको अपने लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बताती हैं। तो वो एक वॉइस की तरह ही काम किया ना पोएम, यहाँ पे आवाज़ की तरह। पोएम जो है वो इंडिविजुअलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी एनकरेज करता है और जो भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल है उसको चैलेंज करता है और इक्वालिटी होनी चाहिए इसको प्रमोट करता है, ठीक है। कंक्लूज़न में आप लिख लेना दोनों ही पोएम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस और जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कहते हैं कमला दास के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, फिर ग्रैंड मदर हाउस क्या उसका क्या फोकस है, इंट्रोडक्शन का क्या फोकस है ना। तो ये करके आप कंक्लूज़न खुद से लिख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फ्रीडम ऑफ द स्लेव बाय हेनरी डेरोजियो, जो ये जो पोएम है इसका सेंट्रल थीम बताना है हमें। और व्हाट इज़ द हाउ डज़ द पोएट कन्वे द इमोशनल जर्नी ऑफ द लिबरेटेड इंडिविजुअल फ्रॉम इंस्लेवमेंट टू फ्रीडम। फिर हमें बताना है जैसे कि आज हम आज़ाद हैं और कल हमें अगर क्या कहते हैं स्लेव होना पड़े, जंजीरों में हमें जकड़ दिया जाए, तो उसके बीच का जो क्या कहते हैं इमोशनल जर्नी होता है ना, उसको हमें बताना है, ठीक है।
पोएम के नाम में ही लिखा हुआ है फ्रीडम टू द स्लेव। इसका आंसर हम समझते हैं। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो थे वो वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश पोएट थे, बहुत ही प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर है 19th सेंचुरी के, ठीक है। उनकी पोएम फ्रीडम टू द स्लेव एक बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है, जो ह्यूमन का जो मतलब ह्यूमन की जो लिबर्टी और डिग्निटी के लिए जो चाह होती है ना, जो डिज़ायर होती है, उसको बेसिकली एक्सप्रेस करता है। पोएम जो है वो लिबरेशन, एक स्लेव के लिबरेशन को सेलिब्रेट करता है, ठीक है, और एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एज अ, और फ्रीडम आज़ादी एक इंसान का फंडामेंटल राइट होता है, उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, विविड इमेजरी यूज़ करके डेरोजियो जो है वो क्या कहते हैं स्लेवरी से फ्रीडम पे जो ट्रांजिशन होता है उसको दिखाने की कोशिश करे हैं, और इंडिपेंडेंस की वैल्यू क्या है उसको समझा, उस पे उनका खूब एम्फेसाइजेशन रहा है, ठीक है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख लेना है क्या क्या आपको पॉइंट्स मैंने बताया। सबसे पहली बात, अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश पोएट है, ठीक है, प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर है, कब के 19th सेंचुरी के। उनका पोएम फ्रीडम टू द स्लेव क्या है, क्या एक्सप्रेस, क्या दर्शाता है, बेसिकली ह्यूमन का जो डिज़ायर होता है लिबर्टी और डिग्निटी का, उसको दर्शाता है। पोएम जो है वो लिबरेशन, एक स्लेव के लिबरेशन को सेलिब्रेट करता है और फ्रीडम के इम्पोर्टेंस को समझाता है और बताता है कि कैसे फ्रीडम जो है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इंसानों का, और स्ट्रॉन्ग और कैसे वो इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, विविड इमेजरी, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो दर्शाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। स्लेवरी से फ्रीडम तक का जो एक ट्रांजिशन होता है ना, उसको दर्शाते हैं, ठीक है। चलो अब हम मेन बॉडी पे आएंगे, सेंट्रल थीम समझते हैं। पहले सबसे पहला हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो हम पहले देखते हैं। मेन बॉडी, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। फ्रीडम एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, जो सेंट्रल थीम है पोएम का, वो फ्रीडम के इम्पोर्टेंस को बताता है, ठीक है। डेरोजियो का मानना है कि सभी इंसान जो है वो आज़ाद रहना और सेल्फ रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। पोएम जो है वो स्लेवरी, जो मतलब गुलामी की जो प्रथा होती थी, या गुलामी जो अपने आप में जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको क्या कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा गलत मानते हैं और बहुत ही इनह्यूमैन मानते हैं और अनजस्ट इंस्टीट्यूशन मानते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, किस चीज़ को, गुलामी को, यही है, ठीक है। सेंट्रल थीम पोएम का क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। डेरोजियो मानते हैं कि सभी ह्यूमन क्या कहते हैं लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, और पोएम जो है वो स्लेवरी को कंडेम करता है। ट्रायम्फ ऑफ लिबर्टी ओवर ऑपरेशन। अब ये समझेंगे ये वाला पॉइंट। जो पोएट जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बॉन्डेज से, गुलामी से जो आज़ादी का जो विक्ट्री होता है ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप गुलाम थे और आज़ाद हो गए तो वो एक विक्ट्री हुई ना, तो पोएट वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। लिबरेटेड स्लेव जो है वो सिंबल बन जाते हैं, किस चीज़ के, होप और ह्यूमन डिग्निटी के। फ्रीडम जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया अपने इसमें पोएम में, ठीक है, किसने, पोएट ने। ह्यूमन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। स्लेवरी जो है वो क्या कहते हैं, देखो अब कोई इंसान जब गुलाम रहता है तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ वर्थ पे शक करने लगता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे कि स्लेवरी क्या कहते हैं, कैसे इंसान की आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर देता है, और फ्रीडम जो है वो जो भी स्लेव होते हैं उनकी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को वापस लेके आता है विथ होप। तो पोएम एम्फसाइज करता है कि क्या कहते हैं, ट्रू ह्यूमन लाइफ, ट्रू, ये याद रखना आप, ट्रू ह्यूमन लाइफ तभी पॉसिबल है जब फ्रीडम रहेगा सबके पास, तभी पॉसिबल है। होप एंड न्यू बिगनिंग। लिबरेशन जो है
वो मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर अ स्लेव पर्सपेक्टिव। आप एक स्लेव के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर उसको लिबरेशन मिलती है तो वो उसके लिए एक नई जीवन की शुरुआत होगी कि नहीं। तो वो यही बात बोल रहे हैं, स्लेव अब आज़ाद हो गए तो स्लेव अब ड्रीम देख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आज़ादी से कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं, अपना फ्यूचर शेप कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। पोएम जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म और फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो यही था हमारा। अब यूनिवर्सल मैसेज देखते हैं। पोएम एक यूनिवर्सल मैसेज कन्वे करना चाह रही है। मेनली आप इसमें स्लेव समझेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक यूनिवर्सल मैसेज देना चाहती है। सिर्फ स्लेव पे फोकस नहीं है, सिर्फ स्लेव के लिए नहीं है, जो गुलाम लोग हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सभी जितने भी ऑपरेस्ड लोगों की स्ट्रगल है, जो जस्टिस और इक्वालिटी मतलब ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए है बेसिकली ये पोएम, उन सब के पे बात करता है ये। अब देखो, पहले तो हमने समझा, पहले हमने सेंट्रल थीम समझा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर स्लेव से सेंट्रल थीम समझा क्या है। उसके बाद हमने ट्रायम्फ समझा, दैट मीन्स विक्ट्री या फिर अचीवमेंट क्या। उसके बाद हमने ह्यूमन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट समझा। फिर हमने होप एंड न्यू बिगनिंग देखा, और कैसे एक यूनिवर्सल मैसेज है, लिमिटेड नहीं है स्लेव तक, गुलाम तक, बट सभी ऑपरेस्ड लोगों के लिए जो जस्टिस और इक्वालिटी ढूंढ रहे हैं। अब इमोशनल जर्नी देखते हैं, इंस्लेवमेंट से फ्रीडम तक का क्या होता है। गुलामी से आज़ादी का जब एक इंसान का सफ़र होता है ना, तो उस बीच वो किस तरीके के इमोशनल स्ट्रगल से गुजरता है, किस तरीके से के इमोशन से गुजरता है, वो जर्नी समझेंगे। ठीक है, तो सफरिंग अंडर स्लेवरी, ऑब्वियस ही बात है, कोई गुलाम है तो वो सफ़र तो करेगा ही, क्योंकि स्लेव की लाइफ को कोई कुछ समझता ही नहीं है, गुलाम की लाइफ को कोई कुछ समझता ही नहीं है और एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्वियस समझ के अपना आंसर लिख देना है। आप बस ये याद रखना, और इसमें आप ऑब्वियस है सफरिंग अंडर स्लेवरी, ये समझ के आप अपना फिर आंसर लिख सकते हो। शुरुआत में स्लेव का जो लाइफ है, जो स्लेव का लाइफ है उसको बहुत ही दर्द भरा, ह्यूमिलिएटिंग और हेल्पलेसनेस बड़ा होता है। वो क्या कहते हैं, बिना किसी पर्सनल फ्रीडम के जीता है और दूसरे लोग उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो स्लेव का जो कंडीशन है उसके लिए पोएट सिंपैथी क्रिएट करते हैं, डिज़ायर फॉर फ्रीडम। अब ऑब्वियस ही बात है, आप एक ह्यूमिलिएटिंग, पेन भरा, हेल्पलेस सिचुएशन में रहोगे तो आपके मन में वो विचार आएगा ना कि काश मैं इससे आज़ाद हो जाता और काश मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर हो जाती। तो वही ये बात कह रहे हैं, फ्रीडम जो है उनके लिए एक होप और सेल्वेशन का सिंबल बन जाता है। तो ये जो लॉन्गिंग जो है वो उनका जो इमोशनल इंटेंसिटी को बेसिकली जो ये लॉन्गिंग का जो उन्होंने बताया है ना, कैसे फ्रीडम का डिज़ायर होता है और उसको जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो जो पोएम की इमोशनल इंटेंसिटी है ना उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। मोमेंट ऑफ लिबरेशन, जब स्लेव जो है टर्निंग, उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आता है, बहुत बड़ा बदलाव कब आता है, जब वो फाइनली फ्री हो जाते हैं। तो इस मोमेंट को पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और जॉय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लिबरेशन को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की तरह दर्शा रहे हैं। फीलिंग ऑफ जॉय एंड रिलीफ। अब एक बात बताओ, आप पिंजरे में कैद थे, अब आप आज़ाद हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, आप फ्री फील करोगे, आप किसी के कंट्रोल में ही नहीं हो, आप अपना इंडिपेंडेंट चॉइसेस बना सकते हो, दूसरों के ऑपरेशन का जो बर्डन होता है उससे आप रिलीव्ड हो, तो ये सब आप फील करोगे, इमेंस हैप्पीनेस फील करोगे। तो क्या कहते हैं, तो अभी इमोशनल टोन यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना, पहले आप आज़ाद, जब आप गुलाम थे तब आप सौरों में थे, और जब आप आज़ाद हुए तो एक सेलिब्रेशन का फीलिंग, तो वही इमोशनल टोन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जब एक गुलाम से आज़ाद में दिखाया जाता है, एक इंसान हो गया है, तो वो इमोशनल टोन शिफ्ट हो रहा है ना।
जब आप गुलाम थे तो सौरों दर्द भरा जीवन था, अब सेलिब्रेशन है सिर्फ, अब आप आज़ाद हो। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। सेंस ऑफ डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, जो फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल को एक नई आइडेंटिटी देता है, ठीक है। ये रेजर कहाँ से खुल गया। अभी आप आज़ाद होंगे तो आपको नई आइडेंटिटी मिलती है, अब आप स्लेव नहीं है। यू आर लाइक अ ब्लैंक पेज, नाउ यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, है ना। तो नई आइडेंटिटी मिलती है। स्लेव जो है अपने वर्थ और राइट्स से अवेयर हो जाते हैं, वो अपने प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सकते हैं। फिर होप फॉर द फ्यूचर, लिबरेटेड इंडिविजुअल जो हैं वो जो भी आज़ाद होते हैं, है ना, वो एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ देखते हैं। और फ्रीडम जो है वो क्या कहते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए दरवाज़ा खोल देता है। तो बेसिकली फ्रीडम एक स्लेव के जीवन में आने से क्या क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पे है ना। तो पोएम एंड्स ऑन अ पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग नोट्स। पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुए हैं इसमें देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, इमेजरी में क्या क्या उन्होंने एज ए इमेज क्या क्या यूज़ किया है। एक क्या कहते हैं, स्लेवरी और फ्रीडम के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए एक इमेजरी उन्होंने यूज़ किया है। किसने, डेरोजियो ने। उसके बाद उन्होंने एक चेन का इमेज यूज़ किया है, बॉन्डेज का इमेज, और बॉन्डेज के चेन और बॉन्डेज के इमेज को उन्होंने लिबर्टी और जॉय से कॉन्ट्रास्ट करते हुए दिखाया है। इमोशनल अपील, जो पोएम जो है वो क्या कहते हैं, रीडर्स के इमोशन को बहुत ही स्ट्रांगली दर्शाता है। और स्लेव के लिए जो सिंपथी होती है, उस लोगों के मन में स्लेव के लिए, गुलाम के लिए एक सिंपथी क्रिएट करता है। और फ्रीडम के लिए एडमायरेशन, ठीक है। सिम्बॉलिज्म, स्लेव जो है वो जितने ऑप्रेस्ड पीपल है उसको सिम्बोलाइज करते हुए स्लेव को उन्होंने दर्शाया है। और फ्रीडम जो है वो ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस को दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट, स्लेवरी और लिबर्टी जो है वो क्या कहते हैं, फ्रीडम के वैल्यू को हाईलाइट करता है और ये पोएम के मैसेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। कंक्लूज़न में आप लिख लेना ये पोएम कैसे पावरफुल पोएम है और ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है। जो इसके जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के बिना उन्होंने कंपेयर किया, ये सब करके आप अपना कंक्लूज़न लिख लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। What were the influence behind Sarojini Naidu's love poetry and Indian love song? What were the influences behind जो सरोजनी नायडू की एक लव पोएट्री है एंड इंडियन लव सॉन्ग, ठीक है, उसको किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस सरोजनी नायडूज एटीट्यूड टू लाइफ एंड डेथ इन सैल्यूटेशन टू द एटर्नल पीस। तो बेसिकली उनकी दो जो क्या कहते हैं ये पोइट्री है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वही हमें आगे बात करना है, ठीक है। सरोजनी नायडू जो है वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट रही हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये तो आप सभी को याद होगा, है ना, ये तो हमें बचपन में ही रटा दिया जाता था। तो शी इज़ ऑफन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्योंकि उनके म्यूज़िक, अब नाइटिंगेल उनके म्यूज़िक क्वालिटी, अरे यार ये क्या हो गया, नाइटिंगेल उनके म्यूज़िक क्वालिटी और उनका जो लिरिकल ब्यूटी होता था ना, पोइट्री एकदम लिरिक्स की तरह जो एकदम लगती थी ना, उसके कारण उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। उनका पोएम जो है वो इंडियन कल्चर से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। स्पिरिचुअलिटी, नेचर, इमोशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सारे एलिमेंट्स हमें उनके पोएम में देखने मिलते हैं। उनकी जो पोइट्री है इंडियन लव सॉन्ग, उसमें वो ब्यूटी, डिवोशन और एक मतलब प्यार में जो ब्यूटी होती है ना, जो खूबसूरती होती है, जो डिवोशन होता है, जो इमोशनल डेप्थ होता है, उसको दर्शाता है। और सैल्यूटेशन टू द इटर्नल पीस वो क्या एक्सप्रेस करता है, फिर ये लाइफ और डेथ का जो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल एटीट्यूड है ना, उसको दर्शाता है बेसिकली। सैल्यूटेशन टू द इटर्नल पीस, ठीक है, हमने देख लिया दोनों पोएम में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम उसके बाद अब आगे मेन बॉडी पे पढ़ेंगे। मेन बॉडी इन्फ्लुएंस बिहाइंड एन इंडियन लव सॉन्ग, इसके पीछे इन्फ्लुएंसेस क्या क्या, मतलब क्या इन्फ्लुएंस, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर ये पोइट्री बनी थी, देखते हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुई थी पोएट हमारी इंडियन कल्चर ट्रेडिशन से।
पोएम जो है वो इंडियन कस्टम, ट्रेडिशन और सोशल वैल्यू से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। ये क्या कहते हैं, इमोशनल स्पिरिचुअल लव का जो इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इंडियन कल्चर में, उसको दर्शाता है। जो इमेजरी और एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं पोएम में वो इंडियन है बेसिकली, ठीक है। रोमांटिक सेंसिबिलिटी, सरोजनी नायडू जो थी वो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस थी रोमांटिक पोइट्री से, ठीक है। उनका जो पोइट्री के लिए लव था, उनकी जो लव पोइट्री है वो मोस्टली क्या कहते हैं, इमोशंस, इमेजिनेशन, ब्यूटी और आइडियलिज्म, इन सब को हाईलाइट करता है, इन सब पे एम्फेसाइज्ड है, ठीक है। लव जो है वो लव इज़ प्रेजेंटेड, उन्होंने लव को किस तरीके से प्रेजेंट किया अपनी पोएम में, एज प्योर, सिंसियर एंड डीपली इमोशन, ठीक है। तो हमने देख लिया वो कैसे क्या कहते हैं, वो रोमांटिक पोइट्री से इन्फ्लुएंस थी, उसके बाद इमोशंस, इमेजिनेशन, ब्यूटी, आइडियलिज्म, इन सब को वो अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, और लव को उन्होंने एक प्योर, सिंसियर और डीपली इमोशनल बताया है, ठीक है। नेचर एज एन इंस्पिरेशन, नेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोएम में। नेचुरल इमेज सच एज फ्लावर, बर्ड्स, मूनलाइट्स, लैंडस्केप, वो क्या कहते हैं, इन्हांसेस द ब्यूटी ऑफ लव, ठीक है। नेचर जो है वो एक मीडियम बन जाता है फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लव देखते हैं। लव क्या है, मतलब लव जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता है बट स्पिरिचुअल भी होता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने अपनी मतलब अपनी पोएम से बताना चाहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखना कि सरोजनी नायडू उनके हिसाब से लव इज़ नॉट मियरली फिजिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल। याद भी कर लेना और कुछ सीख भी लेना। द बिलव्ड इज़ ऑफन आइडियलाइज्ड एंड एसोसिएटेड विद डिवोशन एंड सेक्रीफाइस। जो बिलव्ड वंस होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं, उनको मतलब बेसिकली डिवोशन और सेक्रीफाइस से एसोसिएट किया गया, आइडियलाइज किया गया है। ये दिखाता है क्या कहते हैं, इंडिया का जो डिवोशनल ट्रेडिशन है वो क्या कहते हैं, उसका वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसको दर्शाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल डेप्थ, ये पोएम जेन्युइन ह्यूमन इमोशन जैसे कि लॉन्गिंग, अफेक्शन, डिवोशन, इसको दर्शाता है। सरोजनी नायडू का जो ह्यूमन रिलेशनशिप का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनके पोइट्री को और ज़्यादा ऑथेंटिक बना देता है ना। उसके बाद थीम क्या है इंडियन लव सॉन्ग पोएम का, लव एंड डिवोशन। अब लव इंडियन लव सॉन्ग ही नाम है तो लव एंड डिवोशन होगा। पोएम डीप एंड सिंसियर लव को सेलिब्रेट करता है। स्पीकर जो है वो क्या कहते हैं, अपने बिलवर्ड जो आपके प्यारे होते हैं उनके टुवर्ड आपका कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ ऊपर में भी यहाँ पे बोला है, तो ये आपका होना चाहिए, ये बताता है। उसके बाद द इमोशन ऑफ यर्निंग इज सेंट्रल टू द पोएम। जो यर्निंग का जो इमोशन होता है ना, वो मतलब इस पोएम का सेंट्रल मतलब आप मान के चल सकते हैं कि एकदम होता है ना कि जो उसकी भावना होती है ना, यर्निंग, उसको ये तड़प, हाँ तड़प और उदासी की जो भावना होती है ना, वो क्या कहते हैं, जो लॉन्गिंग का जो इमोशन होता है उसको बेसिकली वो सेंट्रल है इस पोएम का। लव जो है वो सेपरेशन और डिज़ायर से जब हम अलग रहते हैं और डिज़ायर के कारण और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। ब्यूटी एंड हारमोनी, पोएम जो है वो लव को एक ब्यूटीफुल एंड हारमोनियस एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट करता है। और म्यूज़िकल लैंग्वेज जो इसमें मतलब जो वो अपने पोएट में जो म्यूज़िकल लैंग्वेज यूज़ करती थी ना, वो इसके लिरिकल क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अब हम सरोजनी नायडू के ये जो दूसरी क्या कहते हैं वो है पोएम, उस पर बात करेंगे। सैल्यूटेशन टू द इटर्नल पीस, सैल्यूटेशन टू द इटर्नल पीस, एटीट्यूड टू लाइफ एंड डेथ इन सैल्यूटेशन टू द इटर्नल पीस, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो पोएट है ना, वो लाइफ और डेथ को ना एग्जिस्टेंस का एक नेचुरल पार्ट मानती हैं, ठीक है। वो होना ही होना है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, कुछ भी फोर्स नहीं है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और हमें मालूम है, ठीक है। वो डेथ से नहीं डरती हैं और उसको पीसफुली एक्सेप्ट करती हैं। स्पिरिचुअल आउटलुक देखेंगे इसका। पोएम जो है वो डीप स्पिरिचुअल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। डेथ है वो एक ट्रांजिशन की तरह उसमें प्रेजेंट किया गया है।
एक मतलब एंड की तरह नहीं बट एक ट्रांजिशन की तरह दिखाया गया है। सोल अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो अभी जैसे सोल हमारे बॉडी में है ना, तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमारी बॉडी है ना उसको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो जो सोल है उसकी जर्नी इससे बाहर, इससे ऊपर की है, ठीक है, इसके बिना भी वो चलते रहती है। तो यही बात बोल रहे थे वो। क्वेस्ट फॉर इटर्नल पीस, जो पोएट का मानना है जो ट्रू पीस है ना वो क्या कहते हैं, वर्ल्डली स्ट्रगल के ऊपर की चीज़ है। मतलब वर्ल्डली स्ट्रगल से हट के जो उसके जब हम बियॉन्ड जाते हैं, जो वर्ल्डली स्ट्रगल हो गई, जैसे आप ले लो, आपका ये जो स्ट्रगल है एग्ज़ाम का, पढ़ रहे हो, फिर आप कुछ अकम्प्लिश करोगे, सक्सेसफुल होगे, इन सब के जब हम ऊपर निकल जाते हैं ना तब हमें ट्रू पीस मिलता है। बेसिकली ये बात बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। इटर्नल पीस हार्मनी, फ्रीडम और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ डेथ, डेथ को एक ट्रैजिक या कुछ डरावना नहीं पोर्ट्रे किया गया, बल्कि इसको एक मतलब एक सफरिंग से एक हायर ट्रूथ की तरफ एक रास्ता होता है ना, उसकी तरह बेसिकली दिखाया गया है। यूनिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पोएम जो है वो क्या कहते हैं, पोएम मतलब पोएम सजेस्ट करती है अकॉर्डिंग टू पोएम कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो इवेंचुअली अल्टीमेटली उसी सेम इटर्नल रियलिटी की तरफ चले जाते हैं। सभी ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जो जितने ह्यूमन बीइंग है ना, सब ही सेम इटर्नल रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और सब के सब उधर ही जाते हैं, ठीक है। लाइफ और डेथ जो है ना वो क्या कहते हैं, एक लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर का एक इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट है, ठीक है। लिटरेरी फीचर देखेंगे, म्यूज़िकल लैंग्वेज यूज़ करना, उनका जो सरोजिनी नायडू जो थी वो अपने पोएम्स में रिदमिक और बहुत ही मेलोडियस लैंग्वेज यूज़ करती थी। उनका पोएम जो है वो सॉन्ग से काफ़ी रिजेंबल करता था, उसके लिरिकल क्वालिटीज़ के कारण। रिच इमेजरी क्या कहते हैं, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का बहुत ही अच्छा इमेज, ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर इमेज वो यूज़ करती थी ताकि पोएम और ज़्यादा इनरिच हो जाए। और वो सारी जो इमेजरी होती थी वो इमोशनल और एस्थेटिक अपील क्रिएट कर देती थी पढ़ने वाले के मन में। सिंबॉलिज्म, लव को उन्होंने डिवोशन और इमोशनल फुलफिलमेंट से सिंबलाइज किया है। इटर्नल पीस जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, स्पिरिचुअल लिबरेशन और इमॉर्टैलिटी। लव को आप जब आप डिवोटेड रहेंगे और इमोशनल फुलफिल्ड रहेंगे तब आप लव मतलब फील कर सकते हैं। और इस इटर्नल पीस को उन्होंने स्पिरिचुअल लिबरेशन और इमॉर्टैलिटी से सिंबलाइज किया है। इमोशन इंटेंसिटी, जो दोनों ही पोएम जो है ना वो डीप फीलिंग को बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मैनर में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कंक्लूजन से पहले मैं आपसे गिव अवे का पहला क्वेश्चन पूछूंगी। हु रोट द फेमस बंगाली नॉवेल चोकर बाली विच वॉज लेटर वाइडली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है। गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 1 है, who wrote the famous Bengali novel चोकर बाली विच वॉज लेटर वाइडली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। कंक्लूजन में आप दोनों ही नॉवेल क्या दर्शाता है ये लिखते हुए क्या कहते हैं, कैसे ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट कैसे रही हैं सरोजिनी नायडू, उनको कैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये सब लिख के आप अपना कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सारा डिस्कसेस एंड ब्रिंग टू लाइट समवॉट टैबू सब्जेक्ट इन इंडियन फैमिलीज। डू यू अग्री? हाउ डज द स्टोरी सारा challenges traditional family values and social taboo in Indian society। बेसिकली जो ये सारा वाली जो स्टोरी है कैसे वो इंडिया की जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ और सोशल टैबूज़ है उसको चैलेंज करती है या नहीं करती है, ठीक है। इसको आपको डिस्कस करना है और इसी के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है। और क्या आप अग्री करते हैं कि सारा जो स्टोरी है वो जो भी क्या कहते हैं टैबू है इंडियन फैमिलीज़ में उन सब को हाईलाइट करने की कोशिश करती है? क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं, इसको बताना है, ठीक है। अब चलो इंट्रोडक्शन में देखेंगे। जो शॉर्ट स्टोरी सारा जो है, तब से हम पोएम की बात कर रहे थे, सारा जो है वो एक स्टोरी है, ठीक है।
ये एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करती है किस चीज़ की, इंडियन फैमिली लाइफ की, और जो भी इश्यूज उससे रिलेटेड होते हैं ना, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है या फिर जिसको टैबू कंसिडर किया जाता है, उन चीज़ों को हाईलाइट करती है। स्टोरी जो है वो जो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर में जो भी इमोशनल स्ट्रगल होते हैं, पर्सनल डिज़ायर्स होते हैं, सोशल प्रेशर जो कोई इंडिविजुअल फेस करता है, उन सबको एक्सप्लोर करता है। और क्या कहते हैं, सारा के कैरेक्टर के थ्रू जो राइटर है ना, वो जो भी रिजिड सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल रूल्स और चैलेंजेस हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड चैलेंजेस, मतलब जो भी रिजिड सोशल नॉर्म्स है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड मीन्स कि अनचेंजेबल, बिल्कुल एकदम कठोर, जो भी कठोर सोशल नॉर्म्स है उन सब पे सवाल करते हैं, और जो भी ट्रेडिशनल बिलीफ है उसको चैलेंज करते हैं, जो वैसे ट्रेडिशनल बिलीफ जो एक इंडिविजुअल के फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो इन सब को वो चैलेंज करते हैं इस स्टोरी में। जो स्टोरी है वो क्या कहते हैं, रीडर को, जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो रीडर को एनकरेज करती है क्रिटिकली सोचने के लिए अपने फैमिली रिलेशनशिप, जेंडर रोल, सोशल एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में। मेन बॉडी देखते हैं, सारा एंड द टैबू सब्जेक्ट इन इंडियन फैमिली समझते हैं पहले, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन पर्सनल इश्यूज़ पे अपनी चुप्पी तोड़ना। जो स्टोरी जो है वो डिस्कस करती है उन टॉपिक्स पे जो इंडियन फैमिलीज़ है ना उस पर बात करने में हिचकिचाती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, जो इमोशनल नीड्स होते हैं परिवार में जो लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल के जो इमोशनल नीड्स होते हैं, पर्सनल चॉइसेस होते हैं, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उन सब पे अटेंशन लेके आने का कोशिश करती है। और उन इश्यूज़ को जिनको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है सोशल प्रेशर और ट्रेडिशनल बिलीव्स के कारण, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डिज़ायर एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन। सारा जो है एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं, जो कि इन दोनों चीज़ को ढूंढ रही है अपने जीवन में, ठीक है। पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने, मतलब एक इंडिविजुअल है जो पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने जीवन में ढूंढ रही है। उसका डिज़ायर जो है वो जो भी एक्सपेक्टेशन, जैसे उसके जो डिज़ायर है वो हमेशा फैमिली और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के कैसे अगेंस्ट होते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। स्टोरी हाईलाइट करता है कि कैसे फैमिली ट्रेडिशंस जो है ना कभी कभी एक इंसान की खुशियों को मार देता है, ठीक है। क्वेश्चनिंग जेंडर रोल्स। स्टोरी जो है वो ट्रेडिशनल रोल जो भी विमेंस को असाइंड किए गए हैं, जो विमेंस के ट्रेडिशनल रोल हैं उनको भी चैलेंज करता है। सारा जो है वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो भी लिमिटेशंस लगाए गए रहते हैं उसको एक्सेप्ट करने, उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तो उसके कैरेक्टर के थ्रू ऑथर जो है ना इक्वालिटी और डिग्निटी की इन दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस पे एम्फसाइजेशन डालते हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टर के थ्रू। इमोशनल आइसोलेशन विद इन फैमिलीज़। ऑल्दो फैमिली जो है वो, मतलब जो फैमिलीज़ है वो, उनसे हम उम्मीद करते हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये स्टोरी दिखाती है कि इंडिविजुअल उसके बावजूद क्या कहते हैं, लोनली और मिसअंडरस्टूड एक परिवार के अंदर में फील करता है। तो सारा का जो एक्सपीरियंस है वो, मतलब जो फैमिली रिलेशनशिप के अंदर में जो इमोशनल गैप होता है ना उसको बाहर निकालता है, ठीक है, उस इमोशनल गैप को बाहर निकालता है। चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़, क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव थिंकिंग। जो स्टोरी है ना, जो रिजिड कस्टम है, जो कठोर कस्टम्स है, जो आउटडेटेड सोशल एटीट्यूड है, इन सब पे सवाल करती है। और ये कहती है कि जो ट्रेडिशन है ना वो ऑब्स्टेकल, बाधा नहीं बनना चाहिए एक पर्सन के पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस में, ठीक है। इंस्टीड वो जो ट्रेडिशंस है ना वो उसको मदद करना चाहिए पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस अचीव करने में, लेकिन ऑब्स्टेकल बन जाता है वो ट्रेडिशंस। तो इन सब पे सवाल करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। सारा जो है ना वो वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस के राइट मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीजंस लेने के राइट उसके पास है और वो उसको बहुत वैल्यू करती है। तो स्टोरी जो है ना वो पर्सनल ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन दोनों को ही प्रमोट करता है, ठीक है। नीड फॉर ओपन कम्युनिकेशन। मेजर मैसेज स्टोरी क्या, वन ऑफ द मेजर मैसेज क्या स्टोरी देना चाहता है, एक मतलब फैमिलीज़ के विदिन में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस। बेसिकली फैमिली में आपस में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए,
बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेज बेसिकली ये स्टोरी कन्वे करना चाहती है। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिलीज़ में, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना वो एक दूसरे की फीलिंग्स और नीड्स को समझने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, समझ ही नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके कारण। ह्यूमन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो स्टोरी है ना ये एम्फेसाइज करती कि जितने भी इंडिविजुअल है, सभी इंसान, सभी व्यक्ति के पास क्या कहते हैं, सभी व्यक्ति जो है वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर और सोशल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सभी का मतलब रिस्पेक्ट जो है ना वो इक्वली सबको मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट। ये ऐसा स्टोरी मतलब ये कहना चाहती है, इस पे एम्फेसाइज करती है। और सारा का जो स्ट्रगल है ना वो मतलब सिंबल बन जाता है। सिंबल किस चीज़ का? फाइट फॉर डिग्निटी एंड रिकग्निशन का। मेजर थीम क्या है स्टोरी का? आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। सारा जो है क्या कहते हैं, जो भी रोल्स उस पर मतलब जो उस पर रोल्स जो बने बनाए जो उस पर डालने की कोशिश की जाती है ना सोसाइटी के द्वारा, क्या कहते हैं, उससे वो ऊपर निकल के अपने आप को अपने आप की खोज करना चाहती है, ठीक है। वो उससे बियॉन्ड है, कुछ और एक्सप्लोर करके वो अपने आइडेंटिटी को कुछ और बनाना चाहती है बेसिकली। तो स्टोरी जो है ना वो सर्च ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी को भी एक्सप्लोर करता है। फैमिली एंड सोशल प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल के चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं। तो स्टोरी जो बर्डन है ना इन प्रेशर्स के कारण जो बर्डन बनता है ना उसको भी एक्सपोज करती है। फिर जेंडर इक्वालिटी, जो नैरेटिव है ना कि मतलब जो नैरेटिव मतलब इस स्टोरी का जो नैरेटिव है ना वो बेसिकली इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए विमेन को, ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहता है। और ये जो भी पेट्रियार्कल एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप है उसको चैलेंज करता है। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम का डिज़ायर है ना, डिज़ायर फॉर फ्रीडम, वो सेंट्रल थीम है इस स्टोरी का। सारा जो है सारा का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत सारे इंडिविजुअल जो आज इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं, जो फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, उनका जो स्ट्रगल है उसको ढूंढने में उसको दिखाता है, ठीक है। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी देखते हैं। रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो स्टोरी है ना वो बहुत ही रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करती है जो भी अभी के समय में जो भी सोशल इश्यूज़ है ना उनको, कॉन्टेम्प्रेरी समय में उस टाइम से जो अभी तक जो सोशल इश्यूज़ उस टाइम पे भी जो थे उन सबको बहुत ही रियलिस्टिकली बहुत सही तरीके से एग्जैक्ट तरीके से दिखाती है। रीडर जो है वो क्या कहते हैं, जो भी उस सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ ईजिली रिलेट कर सकते हैं। जो ऑथर जो है वो इस स्टोरी को यूज़ करके सोसाइटी की हिपोक्रेसी और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इट एनकरेजेस सोशल अवेयरनेस एंड चेंज, ठीक है। सोशल अवेयरनेस और चेंज आना चाहिए उसके लिए एनकरेज भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, सारा जो है वो एक बहुत ही करेजियस और थॉटफुल कैरेक्टर होती है और उसका पर्सनालिटी जो है ना वो सेंट्रल मैसेज है स्टोरी का, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख लेना सारा किन चीज़ों को कहाँ पे अटेंशन लेके जाना चाहता है, क्या इनकरेज करता है, जो स्टोरी राइटर है वो क्या मतलब उस स्टोरी के थ्रू क्या बेसिकली सोसाइटी के जो भी मतलब गलत चीज़ें उसको कैसे लाते हैं, हाईलाइट करते हैं और क्या होना चाहिए, क्या इन सारी चीज़ों को आप लिख के और आप आराम से अपना कंक्लूज़न लिख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट रोल डज म्यूज़िक प्ले इन बाबाज कैरेक्टर एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट हिज कोपिंग मैकेनिज्म एंड रिलेशनशिप विद द पास्ट। डिस्कस द कैरेक्टर, बाबा का कैरेक्टर हमें बेसिकली डिस्कस करना है और कैसे मेमोरीज़ और म्यूज़िक जो उनकी पर्सनालिटी को कैसे शेप करता है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे स्टोरी, बाबा जो है वो स्टोरी है, ठीक है। सारा भी स्टोरी थी, बाबा भी स्टोरी है, ठीक है। जो क्या कहते हैं वो स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव पोर्ट्रेयल है एक इंडिविजुअल की, मतलब क्या कहते हैं एक मतलब किसी इंडिविजुअल किसी इंसान के जीवन को कैसे मेमोरीज़ और म्यूज़िक इन्फ्लुएंस करती है, कितनी गहराई से इन्फ्लुएंस करती है उसका बेसिकली पोर्ट्रेयल है, ठीक है। सेंसिटिव पोर्ट्रेयल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की जिसका जो मतलब बेसिकली जो बाबा है ना
वो जो बाबा है उनका जीवन कितना ज़्यादा मेमोरी और म्यूज़िक से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है, इसी का बेसिकली पोर्ट्रेयल, ठीक है, सेंसिटिव पोर्ट्रेयल है। बाबा जो है वो उनको कैसा, बाबा एक कैसे कैरेक्टर है, बहुत ही थॉटफुल इमोशनल पर्सन है, जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। म्यूज़िक उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके लिए म्यूज़िक एक सोर्स ऑफ कंफर्ट, इमोशनल एक्सप्रेशन और रिमेम्बरेंस की तरह है। बाबा के कैरेक्टर के थ्रू ऑथर जो है वो मेमोरी लॉस, नॉस्टैल्जिया, आइडेंटिटी और हीलिंग पावर ऑफ आर्ट, इन सब को एक्सप्लोर करते हैं, ये सारे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मेन बॉडी कैरेक्टर स्केच ऑफ बाबा बात करेंगे इस पर। अ सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन, बाबा जो हैं वो उनको एक बहुत ही जेंटल, कंपैशनेट इंडिविजुअल दिखाया गया है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत डीपली अफेक्टेड हैं और रिलेशनशिप से, ठीक है। उनके जो इमोशंस हैं वो उनके थॉट्स और एक्शंस को पूरे ही स्टोरी में शेप करते हैं, तो इमोशन उनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अ पर्सन अटैच टू मेमोरी, बाबा जो है वो अपने हमेशा पास्ट को बार बार देखते हैं, पास्ट पे रिफ़्लेक्ट करते हैं, बार बार पास्ट में जाते हैं। उनकी मेमोरीज़ जो है वो उनके आइडेंटिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है, और वो जो भी लोग और एक्सपीरियंसेस हैं ना, जो भी जिन्होंने उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, वो उनकी खूब वैल्यू करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी, बाबा जो है वो क्या कहते हैं, जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं ना, उनको याद करने, उनको इंटरप्रेट करने, समझने, इनमें बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। और उनकी जो रिफ्लेक्टिव नेचर है, जो मतलब ऑब्वियसली कोई इंसान बार बार रिफ़्लेक्ट कर रहा है पास्ट में जाके, रिफ़्लेक्ट ही तो कर रहा है ना, जब वो बार बार पास्ट में जा रहा है, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, फिर उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो उनका रिफ्लेक्टिव नेचर हुआ, इसको रिफ्लेक्टिव नेचर कहते हैं। तो उनका जो रिफ्लेक्टिव नेचर है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा थॉटफुल और इमोशनली मैच्योर बना देता है। अब म्यूज़िक का रोल क्या है बाबा की जीवन में, वो समझते हैं। म्यूज़िक एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, म्यूज़िक जो है ना वो बाबा को लोनलीनेस, सैडनेस और इमोशनल पेन से डील करने में मदद करता है। वो उनको पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जब भी वो डिस्टर्ब फील करते हैं ना, तो म्यूज़िक उनका एक सहारा बन जाता है, ठीक है। म्यूज़िक एज अ मीन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, देखो बाबा जो है ना वो हमारी ही तरह है, ठीक है। हर बात पे म्यूज़िक सुनने लगते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखना कि बाबा हमारी तरह हैं, वो हर बात पे म्यूज़िक, उनको दुख हो रहा है म्यूज़िक सुन लेंगे, खुश हो रहा है म्यूज़िक सुन रहे हैं, सैडनेस हो रहा है म्यूज़िक सुन लेंगे, इमोशनल पेन हो रहा है म्यूज़िक सुन लेंगे। म्यूज़िक उनके लिए स्केप है, बेसिकली उनको पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप इसको इस तरीके से याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं फिर। म्यूज़िक एज अ मीन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, बाबा जो अपने इमोशंस हैं ना उसको म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो मतलब शायद अपने जो उनके इमोशंस हैं ना उसको शब्दों में नहीं बयां कर पाते, इसीलिए वो म्यूज़िक की तरह उसको म्यूज़िक के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो म्यूज़िक जो है ना उनको अलाउ करता है कि वो अपने इनर इमोशंस और मेमोरीज के साथ कम्युनिकेट कर सकें। म्यूज़िक एज अ कनेक्शन विद द पास्ट, कुछ जो सॉन्ग्स हैं ना वो बाबा को इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स और जो उनके मतलब जो इम्पॉर्टेंट लोग थे उनके जीवन में उनकी याद दिला देते हैं। म्यूज़िक जो है ना उनके प्रेजेंट और पास्ट के बीच का एक ब्रिज है। जब वो प्रेजेंट में जब म्यूज़िक सुनते हैं ना तो वो पास्ट में पहुंच जाते हैं, बेसिकली पास्ट के मोमेंट्स, लोग, सब कुछ याद आने लगते हैं। तो ब्रिज ही हुआ ना, म्यूज़िक के थ्रू उनको बहुत सारी फॉरगेटन मेमोरीज़ वापस से याद आ जाती हैं। म्यूज़िक उनके लिए एक हीलिंग फोर्स की तरह है। जो इमोशनल जो म्यूज़िक में जो इमोशनल पावर होती है ना वो बाबा को क्या कहते हैं, उनके पर्सनल स्ट्रगल को ओवरकम करने में मदद करती है। उनका जो आइसोलेशन की जो फीलिंग है और उसको ख़त्म करती है, और जो इमोशनल स्ट्रेंथ है और उनको इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब मेमोरीज़ और म्यूज़िक के बीच में रिलेशनशिप क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ मेमोरीज़। क्या कहते हैं, म्यूज़िक जो है ना वो बाबा के जो चेरिस्ड, जो बहुत ही प्यारे मेमोरीज़ है ना, जो बहुत ही उनसे जिनसे लगाव है, उन मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखती है। जो भी मतलब एक म्यूज़िक के अंदर की हर एक मेलोडी जब वो सुनते हैं ना तो उनको उसको सुन के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप याद आ जाता है।
नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग, जो मेमोरीज जो उन म्यूज़िक के साथ अटैच है ना, वो उनके एक सेंस ऑफ, एक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है उनके अंदर। बाबा जो है ना वो हमेशा खुशियाँ और सिक्योरिटी मतलब ढूंढते रहते थे अपने अर्लियर टाइम्स में। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, बाबा का जो पर्सनालिटी है ना, उनके पास्ट एक्सपीरियंस ने बहुत ज़्यादा शेप किया है बाबा की पर्सनालिटी को, और म्यूज़िक ने उनको अपनी रूट्स से और पर्सनल हिस्ट्री से एक कनेक्ट करके रखा है। इमोशनल कंटिन्यूटी, म्यूज़िक के थ्रू बाबा जो है ना वो अपने पास्ट को एक मतलब ज़िंदा रखते हैं प्रेजेंट में भी, और उनको क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने सीखा, लेसन्स जो भी उन्होंने सीखा और जो इमोशंस क्या कहते हैं जो उनको इमोशंस फील हुआ, उन सबको आगे लेके चलने में मदद करता है। ठीक है, मेजर थीम रिफ्लेक्टेड थ्रू, बाबा के कैरेक्टर से क्या क्या थीम रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, जब वो गाना सुनते हैं तो उनको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है और वो पास्ट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो वो क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन ह्यूमन लाइफ स्टोरी है ना, उसको एम्फेसाइज करती है कि कितना मेमोरी इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के जीवन में। बाबा का पास्ट से जो अटैचमेंट है वो एक यूनिवर्सल सभी इंसान को रहता है, वो दर्शाता है। लोनलीनेस एंड इमोशनल सर्वाइवल, म्यूजिक जो है वो बाबा को लोनलीनेस और इमोशनल चैलेंज से कोप अप करने में मदद करता है हमारी तरह। ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल सर्वाइवल टूल है। आर्ट एज अ सोर्स ऑफ फीलिंग, जो स्टोरी है ना वो म्यूज़िक के थेरेप्यूटिक वैल्यू को हाईलाइट करता है और आर्ट को एक बहुत ही पावरफुल फोर्स मानता है, जो कि एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा कंफर्ट करती है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, बाबा की जो मेमोरी है और म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है ना, वो उसका कंट्रीब्यूशन बाबा के सेल्फ हाई, उनका जो इतना अच्छा सेल्फ अवेयरनेस है उसमें उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वो उनको क्या कहते हैं, वो उनको बेसिकली मदद करती है समझने में कि वो हैं कौन और वो कहाँ बिलोंग करते हैं। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस समझेंगे। रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन, बाबा एक बहुत ही रियलिस्टिक और रिलेटेबल कैरेक्टर है। उनके जो इमोशनल स्ट्रगल है वो हर जो कॉमन इंसान होता है ना उन सब के एक्सपीरियंस को दर्शाता है। सिम्बॉलिक यूज़ ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक जो है ना वो मेमोरी, इमोशनल रिजिलियंस एंड कंटिन्यूटी, इन सब चीज़ों को मतलब इन सब का सिम्बॉल की तरह है बेसिकली। ये एंड्योरिंग, जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो एंड्योरिंग कनेक्शन होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। इमोशनल डेप्थ, जो ऑथर है ना वो बहुत ही क्या कहते हैं डीपली मूविंग पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन सेव बाय रिमेम्बरेंस, बहुत ही मतलब एक वो जो कैरेक्टर है ना, वो बाबा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है ना जो रिमेम्बरेंस और आर्ट से शेप हुआ है। तो इसका आंसर बहुत ही डीपली मूविंग पोर्ट्रेट उन्होंने क्रिएट किया है एक पर्सन का। वो पर्सन रिमेम्बरेंस और आर्ट ने उसको जिसको शेप किया है। रीडर्स इस कारण से बाबा के इमोशनल जर्नी के साथ ईजिली कनेक्ट हो पाते हैं, जो कि सच्चाई है। कंक्लूजन में आप लिख देना बाबा कैसे बहुत ही सेंसिटिव रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर थे, उनकी पर्सनालिटी मेमोरीज और म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। म्यूज़िक उनके लिए क्या था, मेमोरी उनके लिए क्या था, ये सब आप लिख के अपना कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं ऑर्फन गर्ल, जो द ऑर्फन गर्ल जो पोएम है उस पर क्रिटिकल एनालिसिस देनी है। ठीक है, और मेजर थीम और पोएटिक टेक्निक जो यूज़ हुआ है इस पोएम में द ऑर्फन गर्ल में, उस पर बात करना है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे ऑर्फन गर्ल जो है ना एक बहुत ही टचिंग और इमोशनल पोएम है, जो कि क्या कहते हैं मतलब एक जो अनाथ बच्चा होता है ना उसके जीवन में जो सफरिंग और लोनलीनेस होता है ना उसको दर्शाता है। पोएम एक लड़की क्या कहते हैं एक पोएम एक ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जो अपने पेरेंट्स का लव केयर और प्रोटेक्शन सब खो चुकी है। बहुत ही आम सरल भाषा का उपयोग करके बहुत ही पावरफुल मतलब बेसिकली बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल, बहुत ही सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पोएट जो है वो एक ऑर्फन गर्ल ऑर्फन गर्ल के लिए सिंपैथी लोगों के अंदर जागृत करते हैं और सोशल इनइक्वालिटी, ह्यूमन सफरिंग एंड इन सब चीज़ों पे लोगों का अटेंशन लेके आते हैं बेसिकली। तो पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसकी इमोशनल अपील, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल और ह्यूमैनिटेरियन मैसेज के कारण। ठीक है, मेन बॉडी में देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे पोएम का, पोर्ट्रेयल ऑफ लोनलीनेस एंड सफरिंग।
जो इस पोएम का सेंट्रल फोकस है ना वो लोनलीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल है। वो पेरेंटल, उसको कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अफेक्शन नहीं मिला, सिक्योरिटी नहीं मिली, ठीक है। वो पोएट जो है वो उसको एक बहुत ही उसके इमोशनल और फिज़िकल हार्डशिप को दिखाता है, और उसका जो कंडीशन है ना उससे लोगों के अंदर होता है ना सिंपथी बनने लगती है उसके टुवर्ड, रीडर जो भी होता है ना उसके टुवर्ड, उसके कंडीशन के टुवर्ड लोगों के अंदर सेंस ऑफ पिटी एंड सिंपथी क्रिएट होने लगता है। थीम ऑफ लॉस एंड आइसोलेशन, क्या कहते हैं, जो मतलब पेरेंट का लॉस है ना वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड और हेल्पलेस कर देता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वार्मथ और डिस्कम्फर्ट से वो डिस्कनेक्टेड फील करती है। और क्या कहते हैं, जो दूसरे बच्चे एंजॉय करते हैं। ये पोएम एक इमोशनल पेन, सेपरेशन और अबैंडनमेंट के कारण जो इमोशनल पेन होता है ना उसको एम्फसाइज करता है। सोशल रियलिटी एंड ह्यूमन कंपैशन, पोएम जो है ना क्या कहते हैं एक ऑर्फन चिल्ड्रन सोसाइटी में किस क्या क्या फेस करता है उसके हार्श रियलिटी को दिखाता है। और इट हाईलाइट द लैक ऑफ केयर और सपोर्ट, जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनके लिए इतनी अच्छी केयर और सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, उसको भी दिखाता है। और पोएम रीडर्स को एनकरेज करता है काइंडनेस, एम्पैथी और ह्यूमैनिटी शो करे वो ऑर्फन चिल्ड्रंस के टुवर्ड, तो ये भी सिखाता है ये पोएम। होप अमिड सफरिंग, इन सभी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वो जो लड़की होती है ना, मतलब उस लड़की के जीवन में इन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद जो पोएम है ना वो क्या कहते हैं होप और बेटर सर्कमस्टांसेस का जो पॉसिबिलिटी है ना उसको दिखाता है कि भाई इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वो होप और बेटर सर्कमस्टांसेस आएंगे। उसकी जो वो होती है ना विल होती है ना वो इंसान उस बनी रहनी चाहिए। पोएट कहना चाहते हैं कंपैशन और सोशल सपोर्ट उसके जीवन को सुधार सकता है। और ये ऑप्टिमिस्टिक एलिमेंट जो है ना वो पोएम के सैडनेस को बैलेंस करता है। मेजर थीम क्या क्या है, लोनलीनेस एक बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट थीम है। ऑर्फन गर्ल जो है वो बिना इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप के रहती है। सफरिंग एंड हार्डशिप, पोएम जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रगल एक बच्चा जो फेस करता है बिना फैमिली प्रोटेक्शन के, उसको दिखाता है। पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी, इमोशनल पेन, इन सब ये सारा चीज़ सेंट्रल कंसर्न है होता है उस इस तरीके के जो मतलब ऑर्फन बच्चे होते हैं उनको बताता है। ह्यूमन सिंपैथी एंड पोएट अपील करते हैं रीडर से कि वो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाएं, है ना, इंसानियत दिखाएं। और पोएम जो है ना वो काइंडनेस प्रमोट करता है। लेस फॉर्चुनेट के टुवर्ड हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, दया भाव होनी चाहिए, इसको भी पोएम प्रमोट करता है। सोशल इनइक्वालिटी, ऑर्फन गर्ल और प्रिविलेज चिल्ड्रन के बीच में जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रास्ट है ना, दोनों के जीवन में जो इतना डिफरेंस है ना, उसके थ्रू सोशल इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। पोएम क्या कहते हैं सोसाइटी का जो इनडिफरेंस बिहेवियर होता है ना, जो वल्नरेबल इंडिविजुअल होते हैं उनके टुवर्ड, उस पर भी सवाल उठाता है। होप एंड रेजिलियंस, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी पोएम सजेस्ट करता है कि इनर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस होनी चाहिए। और जो ऑर्फन गर्ल है ना वो क्या कहते हैं इस मतलब एडवर्सिटी में भी जो उसके अंदर रिजिलियंस है ना उसको सिम्बोलाइज करती है, ठीक है। पोएटिक टेक्निक, इसमें क्या पोएटिक टेक्निक यूज़ हुए हैं। इमेजरी में पोएट जो है ना वो एक विविड इमेजरी यूज़ करते हैं गर्ल का लोनली कंडीशन दिखाने के लिए। वो सारी इमेज जो है ना रीडर को हेल्प करती है सफरिंग और इमोशनल स्टेट उसकी क्या रही होगी उसको विजुअलाइज करने में। इमोशनल अपील, पोएम जो है वो क्या कहते हैं बहुत ही पोएम जो है वो स्ट्रांगली अपील्स टू ह्यूमन इमोशंस। रीडर जो है वो ऑर्फन गर्ल्स के सिचुएशन के साथ सिंपैथाइज कर ही लेंगे, ठीक है। सिम्बॉलिज्म, द ऑर्फन गर्ल है ना वो हेल्पलेसनेस, इनोसेंस एंड नेग्लेक्ट, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों को बेसिकली इन सब को सिम्बोलाइज करती है। उसका जो कंडीशन है ना वो बहुत सारे डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के सफरिंग को दिखाता है। सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, इस पोएम का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। ये एक सिंप्लिसिटी, इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना वो क्या कहते हैं इमोशनल इम्पैक्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है। कॉन्ट्रास्ट, पोएट जो है ना वो ऑर्फन गर्ल के लाइफ को मतलब बेसिकली कंपेयर करते हैं उन बच्चों की जीवन से जिनके पास फैमिली है और खुशियाँ हैं। इस कॉन्ट्रास्ट के कारण सैडनेस और इनजस्टिस की फीलिंग और ज़्यादा जो रीडर के अंदर इंटेंसिफाई हो जाती है।
म्यूज़िकल क्वालिटी, द रिदम एंड फ्लो ऑफ द पोएम, जो मतलब जो रिदम और फ्लो है ना पोएम का, उसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग और मेमोरेबल बना देता है। इसकी जो लिरिकल क्वालिटी है ना वो उसकी इमोशनल डेप्थ को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इमोशनल डेप्थ, तो पोएम है ना वो क्या कहते हैं, पेन और लोनलीनेस, एक ऑर्फन चाइल्ड कैसा का पेन और कितना लोनलीनेस होता है उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देता है, इमोशनल इम्प्रेशन रीडर के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन मैसेज, जो पोएम है ना वो कंपैशन, काइंडनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है और सोसाइटी को एनकरेज करता है कि हमें उन ऐसे लोगों जो वल्नरेबल हैं, जो नेग्लेक्टेड है, उनके टुवर्ड केयर दिखानी चाहिए। इसके लिए एनकरेज भी करता है। आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, इमेजरी, सिम्बॉलिज्म, इमोशनल लैंग्वेज, इन सब को यूज़ करके ना क्या कहते हैं, पोएम को ना एक आर्टिस्टिक ब्यूटी मिल जाती है और पोएट जो है ना वो रियलिज्म को सेंसिटिविटी के साथ बैलेंस कर देते हैं। यूनिवर्सल रेलेवेंस, द थीम ऑफ लॉस, लोनलीनेस, कंपैशन, ये सारे यूनिवर्सल चीज़ें हर इंसान फील करता है ना। तो रीडर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन सारे इमोशंस जो पोएम में एक्सप्रेस हुए उनके साथ ईजिली रिलेट कर सकते हैं। उससे पहले हम आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2 पूछेंगे। तो गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द इंग्लिश टाइटल ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र मास्टरपीस हिंदी नॉवेल गोदान। बेसिकली जो मुंशी प्रेमचंद्र जी की नॉवेल है ना गोदान, उसका इंग्लिश टाइटल क्या है ये आपको कमेंट में नीचे बताना है, ठीक है। कंक्लूज़न देखते हैं। ऑर्फन गर्ल का कंक्लूज़न आप लिख लेना, कितना मूविंग पोएम है। एक ऑर्फन गर्ल के लाइफ स्ट्रगल्स कैसा उसको फील होता है ये दर्शाता है ना, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पोएट, ये सब लिख के आप अपना कंक्लूज़न ख़त्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। जोसेफ मैकवॉन्स की जो नॉवेल है नॉवेल द स्टेपचाइल्ड चैलेंजेस द अदरनेस इन वंस ओन कंट्री, इसके बारे में बात करनी है। डिस्कस द थीम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन इन द स्टेपचाइल्ड, इस पे बात करनी है, ठीक है। अब देखो, अभी हम इतने देर से स्टोरी देख रहे थे, अब हम क्या कहते हैं नॉवेल पे आ चुके हैं, ठीक है। स्टेपचाइल्ड जो है ना वो एक नॉवेल है, किसने लिखी है, जोसेफ मैकवॉन ने लिखी है। वो उनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी जो भी इंडियन सोसाइटी में होता है उसकी हार्श रियलिटीज़ को हाईलाइट करता है। नॉवेल जो है वो क्या कहते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और क्या कहते हैं जो भी लोअर कास्ट जो भी चैलेंजेस और इनजस्टिस फेस करते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है बेसिकली उसी पे बात करती है। रियलिस्टिक कैरेक्टर सिचुएशन देख के मतलब कि थ्रू मैकवॉन जो है वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी, एक्सक्लूजन, डिग्निटी, ह्यूमन राइट, इन सब इश्यूज़ को एग्जामिन करते हैं। टाइटल जो है वो खुद में ही टाइटल बताता है कि क्या कहते हैं मतलब टाइटल इटसेल्फ सिम्बोलाइजेस कि नेग्लेक्टेड एंड मार्जिनलाइज्ड पोजीशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर ट्रीटेड लाइक स्टेप चाइल्ड इन देयर ओन कंट्री। मतलब टाइटल से ही हमें समझ में आता है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है और जो क्या कहते हैं नेग्लेक्टेड कम्युनिटी होती है वो कैसे ही अपने ही कंट्री में स्टेप चाइल्ड की तरह ट्रीट की जाती है। स्टेप चाइल्ड नहीं होता है घर में जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसका एडवांटेज उठाया जाता है, उसको ओवरवर्क कराया जाता है उससे, बस वही यहाँ पे डिनोट करना चाह रही है, ठीक है। थीम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हार्शियलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। नॉवेल जो है ना वो क्या कहते हैं जो इंडियन सोसाइटी में डीप रूटेड कास्ट हायरार्की है ना उसको दर्शाता है। लोअर कास्ट इंडिविजुअल जो है उनको कैसे डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है उसके बारे में बात करता है। सोशल स्ट्रक्चर जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पेक्ट नहीं देती है उसके बारे में बात करता है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी कैसे पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज से सफ़र करती है उसके बारे में बात करता है। उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल मोबिलिटी इन सब का एक्सेस नहीं मिलता है उसके बारे में बात करता है। नॉवल दिखाता है कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। डिनायल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जो भी ऑप्रेस्ड कैरेक्टर स्ट्रगल होते हैं ना फॉर रिकग्निशन
एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भी ऑप्रेस्ड कैरेक्टर ना कैसे वो रिकग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल करते हैं वो दिखाता है। कास्ट सिस्टम कैसे उनको इन्फीरियर ट्रीट करती है, क्या कहते हैं, इंसान होने के बावजूद, उनके पास एबिलिटीज़ होने के बावजूद। नॉवेल जो है वो इनजस्टिस को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करता है जो उनके टुवर्ड होता है। थीम ऑफ आइडेंटिटी, सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। कैरेक्टर जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब जो कैरेक्टर है ना वो क्या कहते हैं, मतलब सोसाइटी को आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में बहुत स्ट्रगल फेस करता है जो उनको मार्जिनलाइज कर देती है। ठीक है, उन लोगों को होता है ना एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट स्ट्रगल है। कैरेक्टर का जो कांस्टेंट स्ट्रगल है उसकी मतलब उसको अपना आइडेंटिटी एक सोसाइटी में बनाने में जो उसको मार्जिनलाइज कर चुकी है उसको बेसिकली बताता है। ठीक है, दे सीक रिकग्निशन एज इक्वल रादर दैन बीइंग आइडेंटिफाइड। वो उनको क्या कहते हैं सोसाइटी में इक्वल रिकग्निशन चाहिए रहती है एज अ ह्यूमन बीइंग। कास्ट को हटा के उनको कास्ट आइडेंटिटी नहीं चाहिए थी, इंस्टीड इक्वल रिकग्निशन चाहिए सोसाइटी में। वो ढूंढते हैं, कैरेक्टर्स ढूंढते हैं क्या इक्वल ह्यूमन बीइंग, मतलब उनको ट्रीट किया जाए एज ए इक्वल ह्यूमन बीइंग, ना कि उनको कास्ट के बेस पे ट्रीट किया जाए या कास्ट के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बस ह्यूमन बीइंग समझा जाए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल के वर्थ और सोशल लेवल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है वो भी दिखाते हैं। सोसाइटी एक इंडिविजुअल को उसके कास्ट से जज करती है, उसके पर्सनल क्वालिटीज़ से नहीं, तो इसके कारण एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है ऑप्रेस्ड कैरेक्टर के अंदर में। तो नॉवेल जो है ना इम्फेसाइज करता है कि क्या कहते हैं जो भी ट्रू आइडेंटिटी होती है ना वो कैरेक्टर और ह्यूमैनिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि कास्ट पे। असर्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो उनका जो डिग्निटी के लिए जो स्ट्रगल होता है ना वो आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ का स्ट्रगल बन जाता है। थीम क्या क्या है, थीम ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइज्ड विद इन सोसाइटी। ये नॉवेल इलस्ट्रेट करता है कि कैसे जो लोअर कास्ट कम्युनिटी होती है ना उसको मेन स्ट्रीम सोशल लाइफ से कैसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको अपने ही देश में आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो सोशल एक्सक्लूजन के कारण जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना उनको इक्वल राइट्स और प्रिविलेज नहीं मिल पाता है, वो इन्जॉय नहीं करते हैं इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल पार्टिसिपेशन उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा। कॉन्टीन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम भी घट जाता है और उनको आइसोलेटेड, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी फीलिंग्स होने उनके अंदर जनरेट होने लगता है। चैलेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस, मीनिंग ऑफ, पहले अदरनेस का मीनिंग क्या होता है। अदरनेस का मतलब यहाँ पे है कि क्या कहते हैं कुछ ग्रुप को ना डिफरेंट, अलग, इन्फीरियर या फिर क्या कहते हैं डोमिनेंट कम्युनिटी से सेपरेटेड, इस तरीके से ट्रीट करना को अदरनेस कहते हैं। इस नॉवल में लोअर कास्ट पीपल जो है ना वो अदर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं इवन दो सेम नेशन का पार्ट होने के बावजूद। क्रिटिक ऑफ सोशल डिवीजन, जोसेफ मैकवॉन जो है वो क्या कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करते हैं जो कि इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन लेके आ रहा है, वैसा सोशल स्ट्रक्चर किस काम का। तो जोसेफ मैकवॉन ऐसा ही सवाल करते हैं। वो क्या कहते हैं सोसाइटी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं जो कि क्लेम करती है कि वो इक्वल मतलब वो इक्वालिटी में बिलीव रखती है और क्लेम करती है कि इक्वालिटी है सोसाइटी में, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करती है। ठीक है, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, नॉवेल सोशल जस्टिस, डिग्निटी, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इन सब के बाद लोगों को इनकी सीख देता है और इम्फेसाइज करता है कि सभी इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कास्ट और सोशल बैकग्राउंड के बावजूद। ह्यूमनिस्टिक विजन, मैकवॉन जो है वो सोसाइटी जो है वो ह्यूमैनिटी बेस्ड होनी चाहिए, कास्ट डिवीज़न के पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। और नॉवेल जो है वो एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और सोशल रिफॉर्म पे बात करती है। लिटरेरी फीचर क्या क्या है नॉवल के, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, नॉवल जो है वो रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करती है रूरल एंड सोशल लाइफ का, और जो सिचुएशन और कैरेक्टर जिसमें जो भी इसमें जहाँ जहाँ पे भी दिखाए गए हैं वो सारे ऑथेंटिक और बिलीवेबल हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, जो कैरेक्टर हैं वो स्ट्रगल और जो भी एस्पिरेशन होता है मार्जिनलाइज कम्युनिटी का उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके एक्सपीरियंस जो सोशल इश्यूज़ को और ज़्यादा पावरफुल और रिलेटेबल बना देते हैं। नॉवल जो है वो एक क्रिटिक की तरह है, कास्ट ऑपरेशन और सोशल जस्टिस पर क्रिटिक की तरह है। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करता है बेसिकली, और ये रीडर को एनकरेज करता है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करने के लिए। सिम्बॉलिक टाइटल, जो द स्टेप चाइल्ड सिम्बोलाइज, स्टेप चाइल्ड क्या सिम्बोलाइज करता है, नेगलेक्ट, एक्सक्लूजन और अनइक्वल ट्रीटमेंट
जो इट रिफ्लेक्ट द एक ऑपरेस्ड कम्युनिटी के सोसाइटी में जो कंडीशन है उसको दर्शाता है। कंक्लूज़न में आप लिख लेना स्टेप चाइल्ड का क्या मतलब है, क्या उसमें जो ऑथर है वो क्या किन चैलेंजेस पे बात करते हैं और क्या प्रमोट करते हैं वो लोगों के बीच में। इन सब चीज़ों को लिख के आप अपना कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फिर से हमें सेम नॉवल पे बात करनी है। स्टेप चाइल्ड्स जो है वो क्या कहते हैं उस पर बात करनी है। उसके जो थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी, सोशल एक्सक्लूजन, इन सब पे बात करनी है। ठीक है, आप क्या कहते हैं इंट्रो ऊपर वाला ही लिख सकते हो। ठीक है, मेन बॉडी में थीम क्या है, नॉवल जो है वो कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करता है उसकी हार्श रियलिटी को दिखाता है, कैसे लोअर कास्ट पीपल को विक्टिम की तरह दिखाता है ऑफ सोशल प्रिजुडाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी नहीं मिलती है और अपर कास्ट सोशल ऑर्डर जो है वो डोमिनेट करता है और उनके जीवन को कंट्रोल करता है। नॉवल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरली दिखाता है। मतलब नॉवल दिखाता है कि कास्ट डिस्क्रिप्शन बस सोशल नहीं बट साइकोलॉजिकल और इमोशनल भी होता है। ठीक है, थीम क्या है, कैरेक्टर जो नॉवल में क्या कहते हैं अपनी आइडेंटिटी एक सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट ह्यूमिलिएशन, और उनको अपनी ह्यूमैनिटी और एबिलिटी की जगह कास्ट के बेसिस पे जज किया जाता है। इससे डीप आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। ये नॉवल क्या कहते हैं उस दुख को दिखाता है, वो दुख जो एक इंसान महसूस करता है ऐसे सिस्टम में रहने के बाद। ठीक है, जहाँ उसकी जो वर्थ है वो बर्थ से पहले ही डिटरमाइंड है उसके कैरेक्टर की जगह। आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, रेजिस्टेंस और सर्वाइवल का मैटर बन जाता है। थीम क्या है, स्टेप चाइल्ड जो है वो दिखलाता है कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उनको क्या कहते हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो नेशन में बिलोंग ही नहीं करते हैं, फिर सोशल ऑर्डर में उनकी कोई वही नहीं है, पहचान नहीं है। एक्सक्लूजन जो है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंटरेक्शन, एवरीडे लाइफ सब में देखने को मिलता है। इस रिजेक्शन के कारण आइसोलेशन, हेल्पलेसनेस, एंगर सब क्रिएट हो जाता है। और नोवेल जो है कैसे सोशल एक्सक्लूजन, इक्वालिटी और हार्मनी को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये दिखाता है। अदरनेस इन वंस ओन कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इस नॉवल का है कि एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर इन अपने ही नेशन में एक आउटसाइडर की तरह एक आउटसाइडर की तरह जो फील होता है ना उसके एक्सपीरियंसेस को बताता है। ऑपरेस्ड कम्युनिटी सेम कंट्री से बिलोंग करती है, सेम कल्चर, सेम सोशल स्पेस, लेकिन फिर भी उनको दूसरों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो अदरनेस है ना वो कास्ट प्रिजुडाइज और सोशल हायरार्की के कारण है। नॉवल जो है वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है जो इस क्वालिटी की बात तो करती है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करती है। इस वे में मैकॉन जो है वो फॉल्स बाउंड्री जो कास्ट के कारण बनी है उसको चैलेंज करते हैं। ह्यूमन डिग्निटी एंड रेजिस्टेंस। नॉवल क्या कहते हैं प्रेजेंट सफरिंग को नहीं बट जो डिग्निटी और जस्टिस का डिज़ायर है ना उस पर भी बात करता है। कैरेक्टर ह्यूमिलिएशन को अलग अलग तरीके से रेजिस्ट करती है वो बताता है, और उनका जो स्ट्रगल है वो रिकग्निशन एंड इक्वालिटी का स्ट्रगल कैसे बन जाता है। नॉवल जो है वो ट्रेडिशन एंड पावर के कारण जिनके आवाज़ को दबा दिया गया उनकी आवाज़ की तरह है ये नॉवल। और थ्रू दिस रेजिस्टेंस जो नॉवल है वो एक होप एंड सोशल अवेयरनेस का बेसिकली मैसेज कन्वे करता है। सोशल क्रिटिसिज्म इन द नॉवल जो है वो कास्ट बेस्ड इनजस्टिस को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है और सोसाइटी के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। वो सोसाइटी जो अपने आप को सिविलाइज तो मानती है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी अलाउ करती है। ऑथर क्या कहते हैं ह्यूमन और इक्वल सोशल ऑर्डर की कितनी नीड है उसको हाईलाइट करते हैं और वो सोशल कस्टम और इन सबको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जो सुपीरियर और इन्फीरियर ग्रुप वाला जो डिवीज़न है ह्यूमन बीइंग में उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए नॉवेल का लिटरेरी और रिफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंस दोनों ही है। लिटरेरी सिग्निफिकेंस हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कैसे टोन, इमोशनल अपील के कारण ये और रियलिस्टिक लगता है। फिर ये ऑपरेस्ड कम्युनिटी के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है ऑनेस्टी और सेंसिटिविटी के साथ। और जो टाइटल है वो अपने आप में ही नेगलेक्ट, रिजेक्शन और अनइक्वल ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। नॉवेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्जिनलाइज सोसाइटी को आवाज़ को लिटरेचर में लेके आता है और ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल बन जाता है। इट बिकम्स अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ सोशल कमिटेड राइटिंग। ठीक है, कंक्लूजन में आप फिर वही लिख लेना सेम बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 3 पूछूंगी।
विच साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग प्ले बाय गिरीश कर्नाड was originally written in Kannada and translated into English by the author himself. Which Sahitya Akademi Award winning play by Girish Karnad was originally written in Kannada and translated into English by author himself. आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमृता प्रीतम्स लाइफ हिस्ट्री रिवील हाउ शी लोकेट हरसेल्फ इन फैमिली कम्युनिटी नेशन इन द आफ्टर मैथ ऑफ पंजाब पार्टीशन। अच्छा, पंजाब पार्टीशन के बाद की बात करनी है, कैसे अमृता प्रीतम अपने जीवन को स्टैब्लिश करती हैं, रीस्टैब्लिश करती हैं। क्रिटिकली कमेंट करना है विद द रेफरेंस टू आई से अनटू वरीश शाह। आई से अनटू वरीश शाह में कैसे अमृता शाह पेन और ट्रेजेडी पार्टीशन के बाद की पोर्ट्रे करती है, उसके बारे में बात करनी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो अमृता प्रीतम है ना, शर्मा शायद मैंने बोल दिया था, वो गलती से बोल दिया था। अमृता प्रीतम जो है वो बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर हैं पंजाबी लिटरेचर की। इंडिया का पार्टीशन 1947 में हुआ था, जिसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट लोगों के जीवन पे तो पड़ा ही था, राइटिंग्स पे भी पड़ा था। उनका फेमस पोएम है आई से अनटू वारिस शाह। ये एक पावरफुल एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, सफरिंग, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और इमोशनल ट्रॉमा पार्टीशन के कारण लोगों ने जो फील किया था उसका। क्या कहते हैं, एड्रेसिंग द ग्रेट पंजाबी पोएट वरीश शाह। जो उस टाइम के ग्रेट पंजाबी पोएट हुआ करते थे वरीश शाह को एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं, अमृता प्रीतम जो हैं वो क्या कहते हैं, पंजाब के डिस्ट्रक्शन पे मॉर्निंग करती हैं, ठीक है, दुख जताती हैं, ठीक है। और जो काउंटलेस इनोसेंट पीपल हैं उनको उन्होंने अपने इस क्या कहते हैं इस पोएम के थ्रू उन्होंने आवाज़ देने की कोशिश की है, ठीक है, स्पेशली विमेन। पोएम बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट मूविंग लिटरेरी रिस्पॉन्स टू द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन इसको माना जाता है, ठीक है। मेन बॉडी अ पोर्ट्रेयल ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। पोएम जो है वो क्या कहते हैं, जो मतलब पार्टीशन के कारण जो लोगों ने बहुत गहरा दर्द जो लोगों ने महसूस किया था उसको पोर्ट्रे करता है। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और नए बॉर्डर्स, नए न्यूली क्रिएटेड बॉर्डर्स में माइग्रेट करना पड़ा था। फैमिलीज सेपरेट हो गई, बहुत सारे जीवन ख़त्म हो गए। तो पोएम जो है वो क्या कहते हैं, इंटायर कम्युनिटी के कलेक्टिव ग्रीफ को कैप्चर करके और बताता है। वायलेंस एंड ब्लड शेड, पार्टीशन के कारण बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था, बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस हुआ था। तो पोएम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, क्रूएलिटी एंड डिस्ट्रक्शन था, उसको डिस्क्राइब करती हैं। इनोसेंट मैन, विमेन, चिल्ड्रेन विक्टिम बने इस हेट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट का, उसको बताती हैं। और इमोशनल लैंग्वेज के थ्रू पोएट है ना इस पीरियड का जो हॉरर है उसको हाईलाइट करती हैं। पेन ऑफ विमेन, मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इस पोएम का क्या है कि ये विमेन की सफरिंग पे फोकस अटेंशन लेके आता है। बहुत सारी फीमेल ने वॉयलेशन, अबडक्शन, ह्यूमिलिएशन पार्टीशन के टाइम पे फेस किया था। अमृता प्रीतम जो है ना यूजेस द सिंबल ऑफ पंजाब की बेटी वाला सिंबल यूज़ करके वो वहाँ की जो काउंटलेस विमेन थी ना उनकी सफरिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। पोएम जो है वो क्या कहते हैं, उनके लिए आवाज़ की तरह है, जिन्होंने क्या कहते हैं जिनका दर्द ना अनसुना रह गया, उनकी आवाज़ की तरह है ये पोएम। उनके लिए आवाज़ है बेसिकली, तरह नहीं, उनके लिए आवाज़ है। रेफरेंस टू वारिस शाह, इनोवेशन ऑफ अ कल्चरल। अमृता प्रीतम जो है ना वो क्या कहते हैं, वारिस शाह को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए बोलती हैं। और उनका वारिस शाह कौन है, हीर रांझा के जो ये जो फेमस हीर रांझा जो फेमस लव स्टोरी है उसके ऑथर है, ठीक है। तो वारिस शाह को उन्होंने एक मतलब पंजाब कल्चर और लिटरेरी हेरिटेज की तरह मतलब प्रेजेंट किया है। और पोएम जो है ना कॉल्स अपॉन हिम टू विटनेस द, उनको बेसिकली आवाज़ देता है कि वो आके बी फॉलन पंजाब की ट्रेजेडी को विटनेस करे बेसिकली। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट, वरीश शाह की जो पोइट्री थी उसने लव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन इन सब को सेलिब्रेट किया था। और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पार्टीशन था उसमें हेट्रेड, वायलेंस और डिवीज़न था।
ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इमोशनल इम्पैक्ट जो पोएम का है उसको और ज़्यादा गहरा कर देता है। कलेक्टिव वॉइस बाय इन्वोकिंग वरिश अमृता प्रीतम ने ना पर्सनल ग्रीफ को एक कलेक्टिव मॉर्निंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और पोएम जो है ना वो क्या कहते हैं पूरे रीजन के लिए ना और वहाँ के लोगों के लिए एक लैमेंट बन गया। फैमिली, कम्युनिटी और नेशन इन द पोएम। फैमिली पार्टीशन जो है ना बहुत सारे फैमिली को अलग कर दिया। और तो पोएम जो वो सेपरेशन वो जो पेन होता है ना सेपरेशन, लॉस और डिस्प्लेसमेंट का उसको दिखाता है। और फैमिली मतलब क्या कहते हैं फैमिली लाइफ के डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली लाइफ है ना वो सिंबल बनता है एक बहुत बड़े ट्रेजेडी का। ठीक है। कम्युनिटी, कम्युनल हार्मनी जो एक बार पंजाब में एग्जिस्ट करता था वो डिस्ट्रॉय हो गया। जो साथ में लोग रहते थे बहुत पीसफुली वो रिलीजियस हेट्रेड के कारण डिवाइड हो गए। तो पोएम जो है ना वो क्या कहते हैं सोशल रिलेशनशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट जो लोगों के बीच टूट गया ना उसके ऊपर भी अपने दुख को दिखाता है। ठीक है। नेशन पोएम जो पार्टीशन को एक नेशनल ट्रेजेडी की तरह देखता है पॉलिटिकल इवेंट की जगह। ये ह्यूमन जो मतलब नेशन को बनाने में और पॉलिटिकल डिसीजन के कारण जो लोगों ने कॉस्ट चुकाई है ना उसको दिखाता है। अमृता प्रीतम ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनके सफरिंग को एम्फेसाइज करता है पॉलिटिकल लीडर रादर देन पॉलिटिकल लीडर। मेजर थीम क्या है पोएम का? पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोएम क्या कहते हैं माइग्रेशन के कारण जो ट्रॉमा फेस करना पड़ा था और अपना मतलब घर के लॉस का जो ट्रॉमा फेस करना पड़ा था, होमलैंड के लॉस का जो ट्रॉमा फेस करना पड़ा था उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट का जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना उसको पोर्ट्रे करता है। ठीक है। कलेक्टिव ग्रीफ सफरिंग जो है इस पोएम में डिस्क्राइब हुआ है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है बल्कि सभी का है। जितने लोगों ने भी उस टाइम पे जो लॉस झेला था उन सब का कलेक्टिवली है। ठीक है। इंटायर जो पंजाब का रीज़न है वो दुख में है। ह्यूमनिज़म पोएम जो है क्या कहते हैं पोएम जो है वो रिलीजियस और पॉलिटिकल डिवीज़न के ऊपर जाके बात करता है। और ह्यूमन सफरिंग और कंपैशन जो शेयर्ड ह्यूमन सफरिंग जो सब ने फील करा था उस टाइम पे उस पर बात करता है। ठीक है। लॉस ऑफ हार्मनी पोएम क्या कहते हैं पीस और कोएग्जिस्टेंस जो डिस्टर्ब हो गया था उसको भी बताता है। और ये क्या कहते हैं कम्युनल हेट्रेड का ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करता है। फेमिनाइन पर्सपेक्टिव जो विमेन ने क्या कहते हैं विमेंस ने जो सफरिंग्स फेस की थी वो सेंट्रल प्लेस है इस पोएम का। अमृता प्रीतम उनकी आवाज़ की तरह है जिनके आवाज़ को इग्नोर कर दिया गया था कम्प्लीटली। लिटरेरी फीचर सिम्बॉलिज्म वरीश शाह जो है वो पंजाब के कल्चर हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी को सिम्बोलाइज़ करते हैं और पंजाब जो है वो अपने लोगों के कलेक्टिव सफरिंग को सिम्बोलाइज़ करता है। इमोशनल अपील पोएम बहुत ही डीपली इमोशनल और मूविंग है। इट इन्वोक्स सिंपैथी सॉरो एंड रिफ्लेक्शन। इमेजरी पावरफुल क्या कहते हैं बहुत ही पावरफुल इमेज यूज़ हुआ है ब्लड शेड डिस्ट्रक्शन ग्रीफ का जिससे एक विविड पिक्चर पार्टीशन का लोगों के मन में जब वो पोएम पढ़े या देखे तो बन जाए। लिरिकल क्वालिटी और इसकी ट्रैजिक थीम के बावजूद पोएम बहुत ही एक लिरिकल और पोएटिक ब्यूटी मेंटेन करके चलता है। तो लैंग्वेज सिंपल तो है लेकिन इमोशनली बहुत पावरफुल है। आप इसमें लिख देना इस पोएम में क्या पोएट कहना चाह रही हैं, किस चीज़ ने क्या रिप्रेजेंट किया है और क्या ये पोएम बताता है। ठीक है। अब हमें क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। इस लाइन को क्या कहते हैं क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस के साथ। ठीक है। एक्सप्लेन द सिम्बल्स इमेजरी एंड नॉस्टैल्जिया यूज्ड इन द पोएम क्या कहते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाई कमला दास। इसको भी इंट्रोड्यूस करना है। कमला दास वन ऑफ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। उनका पोएम हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। ग्रैंड मदर्स हाउस बहुत ही डीपली पर्सनल और नॉस्टैल्जिक पोएम है जिसमें वो अपनी दादी के अफेक्शन को याद करती हैं। ठीक है। तो ये पोएम क्या कहते हैं चाइल्डहुड के वार्मथ और जो उनके प्रेजेंट लाइफ है ना उनके कॉन्ट्रास्ट पे बात करता है। और गिवन लाइन तो ऊपर जो ये लाइन है ना द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस
बेसिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद जो एम्प्टीनेस और सैडनेस उस घर में फील होती है ना, उसी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन ऊपर वाला सेम लिख सकते हो, बस ये वाले लाइन को मेंशन कर देना। ये लाइन पोएम में पोएट की मदर के ग्रैंड मदर के डेथ के बाद आई है। बेसिकली ग्रैंड मदर का जो हाउस घर था वो एक समय पे लव वार्मथ और हैप्पीनेस से भरा हुआ था। उनके डेथ के बाद एक साइलेंट और डिजर्टेड हो गया। पोएट जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी जो उस टाइम पे वो घर में इंजॉय करती थी जब उनकी ग्रैंड माँ रहा करती थी, उसको याद करती हैं। इन लाइंस के थ्रू वो अपना डीप जो उनको लॉस और लोनलीनेस का अपनी दादी के जाने के साथ बाद जो फील हो रहा है ना, उसको एक्सप्रेस करती हैं। अब इस लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाउस घर कम्प्लीटली द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, इस लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, ये लाइन है ना बहुत सिंबॉलिक है। ठीक है, क्या कहते हैं, लिटरेरी नहीं है, सिंबॉलिक है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सिंबॉलिक है, लिटरल नहीं है। ठीक है, हाउस जो है वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि जो लविंग प्रेजेंस था ग्रैंड मदर का वो अब वहाँ पे नहीं है। जो साइलेंस, इमोशनल एम्प्टीनेस, वो जो साइलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, सॉरो। हाउस जो एक टाइम पे बहुत अलाइव, बहुत जिंदा हुआ करता था, अलाइव हुआ करता था अफेक्शन और केयर के साथ, आज वो लाइफलेस लगता है और अबैंडन्ड लगता है। पोएट जो इस इमेज को यूज़ करते हैं और एम्फसाइज़ करते हैं हाउ डीपली द ग्रैंड मदर डेथ, उनकी जो दादी की डेथ हुई वो कितना ज़्यादा उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है, वो रिप्रेजेंट करता है। सिंबल इस पोएम में जो यूज़ हुआ है वो ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं, सेम आपको लिख देना है। ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो लव, कंफर्ट, प्रोटेक्शन, चाइल्डहुड हैप्पीनेस रिप्रेजेंट। क्या पोएट जो है वो कितना इमोशनली सिक्योर फील करती थी, वैसी जगह वो साइलेंस जो है वो लोनलीनेस, ग्रीफ, इमोशनल एम्प्टीनेस दिखाता है। और ये एब्सेंस ऑफ लव, ग्रैंड मदर के डेथ के बाद एब्सेंस ऑफ लव जो फील हो रहा है उसको दिखाता है। डार्कनेस, डिस्पेयर, सैडनेस, आइसोलेशन दिखाता है। और लोगों का जो इमोशनल कंडीशन है प्रेजेंट में, लोगों का कह रही हूँ, पोएट का जो इमोशनल कंडीशन है प्रेजेंट में उसको दिखाता है। लॉक्ड हाउस, जो अबेंडेंड हाउस है वो क्या कहते हैं, पास्ट के लॉस को दिखाता है। और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट मेमोरीज़, और ये ऐसी मेमोरीज़ का मतलब रिप्रेजेंटेशन भी है जिसको कम्प्लीटली रिकवर हम नहीं कर सकते हैं। इमेजरी, इसमें विजुअल इमेजरी क्या क्या यूज़ हुआ है। कमला दास ने इसमें क्या कहते हैं, एक ओल्ड हाउस, डार्क रूम और डिजर्टेड सराउंडिंग का मतलब विविड पिक्चर क्रिएट किया है। और ये इमेज रीडर को पोएट की मेमोरीज़ को अच्छे से विजुअलाइज करने में हेल्प करती हैं। पोएम जो है वो क्या कहते हैं, एक फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉन्गिंग और लोनलीनेस क्रिएट करता है रीडर के माइंड में। रीडर जो है आराम से पोएट की इमोशनल सफरिंग से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिव इमेजरी, जो पोएट है वो क्या कहते हैं, पास्ट के वार्मथ को अभी प्रेजेंट के एम्प्टीनेस से कंपेयर करती है। और ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो इस पोएम के इमोशनल इम्पैक्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। नॉस्टैल्जिया इन द पोएम, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, नॉस्टैल्जिया सेंट्रल इमोशन है इस पोएम का। और पोएट जो है वो क्या कहते हैं, अपने चाइल्डहुड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से याद करती हैं जो उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ जिया था। मेमोरी ऑफ अनकंडीशनल लव, ग्रैंड मदर का जो उनके प्यार था वो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मेमोरी है उनके जीवन का। और जो पोएट है वो क्या कहते हैं, उस पीरियड ऑफ अफेक्शन और सिक्योरिटी में वापस जाना चाहती हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट जो है वो हैप्पीनेस और लव के साथ एसोसिएट किया गया और प्रेजेंट जो है वो लोनलीनेस और डिससेटिस्फैक्शन के साथ एसोसिएट किया गया। ये कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देता है। यूनिवर्सल अपील, पोएम जो है क्या कहते हैं, पोएम जो है वो क्या कहते हैं, जो नॉस्टैल्जिया वो फील करते हैं वो बहुत लोग फील करते हैं और अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ में चेरिश करते हैं। और जो मतलब जो उन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया है उनके यूनिवर्सल फीलिंग को दिखाता है। रीडर्स जो है वो क्या कहते हैं, पोएट का जो इमोशन है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल एप्रिशिएशन, कन्फेशनल स्टाइल, पोएम जो है वो क्या कहते हैं, कमला दास का पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशन रिफ्लेक्ट करता है। ये कन्फेशनल पोइट्री का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इमोशनल डेप्थ, पोएट जो है वो सक्सेसफुली ग्रीफ, लोनलीनेस, लॉन्गिंग इन सब को कन्वे कर देती है। और इमोशनल सिंसियरिटी जो है इस पोएम में इसको और ज़्यादा हाईली मूविंग बना देता है। ठीक है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ सिम्बॉलिज्म, सिम्बॉल जैसे कि हाउस, साइलेंस, डार्कनेस, ये इस पोएम को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। और ये क्या कहते हैं,
जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं ना उसके साथ कम्युनिकेट बहुत सिंपल मैनर में करते हैं। सिंपल एंड पावरफुल इस लैंग्वेज जो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और नेचुरल है। इसकी सिंप्लिसिटी के बावजूद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करता है रीडर के माइंड में। कंक्लूज़न में आप लिख लेना उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, क्या सिंबलाइज करता है। ठीक है, यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री है, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेस कर लो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। 3 लकी विनर बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और डी सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, study smart and crush your exams. See you in the next video. Bye bye.